आज की वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा। वैसे तो मैंने ऑलरेडी वन शॉट कवर करवा दी है जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि 1-2 घंटे के बाद पेपर है और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ऐसे में ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अब आखिरी वक्त में अगर नहीं समझ आ रहा क्या पढ़ना है तो ये पढ़ना है, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं वो टॉप 10 क्वेश्चंस जिससे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इंटू 2 कर देना, ठीक है। अब इंटू 2 करके ये वीडियो देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानेंगे रिटेल मार्केटिंग किसे कहते हैं और उसके ट्रेंड के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि एक इंसान के डिसीजन को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर जानेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि बाइंग प्रोसेस क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, इसके कई सारे नाम होते हैं। तो ये 5 स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आते ही आते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल सेलिंग में से। देखो पर्सनल सेलिंग का सारा ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप की सेलिंग क्या है, रोल बताने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आज के टाइम में। और देखो यहाँ पे सेलिंग प्रोसेस भी बताना है। सेलिंग प्रोसेस में 7 स्टेप है और इसके थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू जो सेल प्रोसेस है वो भी बताना है। अब आपके पेपर में अगर ये वाला आया तो ये वाला लिखना, अगर नॉर्मली सेलिंग प्रोसेस पूछा तो ये वाला लिखना। फिर उसके बाद हम क्वालिटीज़ पढ़ने वाले हैं एक अच्छे सेल्स पर्सन के बारे में। उसके बाद हम स्पिन सेलिंग पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे एक सेल को क्लोज किया जाता है। और उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन आने वाला है जिसमें हम रिटेल प्रमोशन क्या है, उसके टाइप्स और उसके मेथड के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मेथड लिखने हैं, वही एडवर्टाइजिंग वगैरह। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं, एडवांटेज में वो ज़रूर पूछ सकता है, एक एक टर्म देकर कि मैन्युफैक्चरर के लिए क्या फ़ायदा है, होलसेलर रिटेलर के लिए क्या फ़ायदा है और कस्टमर के लिए क्या फ़ायदा है। उसके बाद जानेंगे बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग टेक्निक क्या होने वाली है। उसके बाद स्टोर मैनेजमेंट और उसके क्या फ़ायदे हैं। फिर इन स्टोर मैनेजमेंट किसे कहते हैं, उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। फिर उसके बाद हमारी कुछ प्राइस स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को खत्म करने के बाद हाँ आपके ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है तो क्यों यहाँ पर टाइम वेस्ट करो, पहले वन शॉट देख लो। बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें कवर करवा दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तब आप ऐसे केस में ये वाली वीडियो देख सकते हो जहाँ पे आप परेशान हो कि अब आखिरी वक्त में क्या पढ़ूं। तो चलिए स्टार्ट कर। बात करते हैं रिटेल मार्केटिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिटेल मार्केटिंग क्या होता है और उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, ठीक है। तो चलिए रिटेल मार्केटिंग ना 2 शब्दों से हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले रिटेल और फिर मार्केटिंग। अब रिटेल का मतलब क्या, रिटेल का मतलब ऐसी दुकानें, ऐसे बिजनेसेस, ऐसा सेक्टर जो अपने प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक पहुंचा रहा है। मतलब उसे खरीदने वाले कौन है, हम जैसे कस्टमर हैं। जैसे हम आसपास की दुकानों पर जाते हैं, कुछ भी सामान लेकर आते हैं ना, आटा ले आए खाने के लिए, तेल ले आए लगाने के लिए, तो हम क्या हो गए, फाइनल कस्टमर जो उस प्रोडक्ट का यूज करने वाले हैं, ना कि आगे जाके उसे सेल करने वाले हैं। इसलिए हमको बोलते हैं फाइनल कस्टमर। जैसे आपके पास गली मोहल्ले की दुकानें हो गई, सुपरमार्केट हो गई, बिग बाजार हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गए, कोई आसपास स्टेशनरी की शॉप है वो हो गई, वेजिटेबल की शॉप है वो हो गई, ये सब किस में आता है, ये रिटेल का पार्ट है, ठीक है। अब मैं बात करूं मार्केटिंग की। वैसे तो मार्केटिंग बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर बहुत कुछ आता है, लेकिन छोटे तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। मार्केटिंग करने का मतलब, अगर कोई कंपनी मार्केटिंग कर रही है तो मतलब वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम मार्केटिंग। अब समझते हैं रिटेल मार्केटिंग होता क्या है। मैंने दोनों टर्म को समझा दिया। अब जो भाई साहब है हमारा रिटेलर भाई साहब, जो दुकान पर बैठ कर सामान बेच रहा है, उसे ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेंगी जिससे आप उसकी दुकान पर जाओ, बार बार परचेज करो और बार बार विजिट करो। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज जो एक रिटेलर कर रहा है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, उसके स्टोर में अट्रैक्ट करने के लिए, बस उसे ही तो हमने रिटेल मार्केटिंग बोल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि रिटेलर भाई साहब को कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ती होगी, तो चलिए बताती हूँ। तो बहुत सारी एक्टिविटी रिटेलर को करनी पड़ती है ताकि वो कस्टमर को अपनी तरफ खींच सके। तो सबसे पहली होती है असॉर्टमेंट इफेक्टिवनेस। असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखो उसकी दुकान है, असॉर्टमेंट का मतलब एक ही प्रोडक्ट की कई साइज रखना, टाइप रखना, अलग अलग ब्रांड रखना, ठीक है। जब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना तो कस्टमर आपकी तरफ आता है। अगर किसी कस्टमर को पेप्सोडेंट चाहिए और आप रखते हो दंत कांटी, तो ऐसे में उसे तो कहीं और जाना पड़ेगा ना लेने।
अगर अपनी दुकान पर आपने वैरायटी रखी है, बहुत सारे साइज़, टाइप, ब्रांड रखे हैं, तो बहुत सारे कस्टमर आपकी तरफ खींचेंगे। तो राइट मिक्स होना प्रोडक्ट एंड वैरायटी का, उसे बोलते हैं असॉर्टमेंट इफेक्टिवनेस। दूसरी एक्टिविटी कि उसे अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना, वो करेक्ट प्राइसिंग रखनी चाहिए। जैसे कि अगर वही सामान, वही बिस्किट का पैकेट आपको दूसरी दुकान पर 40 का मिल रहा है और उस दुकान पर 30 का मिल रहा है, तो आप 30 वाली दुकान पर जाओगे, ना कि 40 पे। इसलिए प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना जानता हो, जैसे बाय वन गेट वन का ऑफर चला दिया। जब कस्टमर ये देखेगा ना, भाई एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, दौड़ा दौड़ा आएगा, ठीक है। फिर आता है डिस्काउंट दे रहे हैं, कूपन्स दे रहे हैं, जैसे कैस्ट्रॉल वाले हो गए, वो मैकेनिक्स को कूपन देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करे वो, अगर रिटेलर ये सारी एक्टिविटीज़ अगर वो टाइम टू टाइम करते रहता है, तो वो अपने कस्टमर को अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है। अगर कस्टमर को खुश किया, ठीक है, तो वो फ्री में मार्केटिंग करता है। जैसे कि आप किसी पार्लर में गए या फिर आप किसी सैलून में गए और बहुत अच्छे बाल काट दिए उसने आपके, और भाई आप घर जाओगे अपने दोस्त को बताओगे, यार आज तो मैं अपनी कटिंग से इतना खुश हूँ ना, मज़ा आ गया, मैंने सोचा भी नहीं था इतनी बढ़िया कटिंग की है ना। ऐसे में जब आप खुश होते हो तो फ्री में मार्केटिंग हो जाती है, फिर आपका दोस्त भी उसी दुकान पर जाएगा। तो कस्टमर क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब वो पर्सन जो किसी भी ब्रांड को, शॉप को, प्रोडक्ट को दूसरों को रिकमेंड कर रहा है ना। जैसे आपके दोस्त ने आपको किया कि भाई सैलून तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी करो ताकि वो आपकी फ्री में मार्केटिंग कर दे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड प्राइस बेंचमार्किंग। प्राइस बेंचमार्किंग का मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर करना अपने कॉम्पिटिटर के साथ। अगर उसने कम कर दिया अपने प्रोडक्ट का प्राइस, आपके कॉम्पिटिटर ने, दो दुकानें थी आपकी गली में, एक ने कम कर दिया, तो आप तो उसी के पास जाओगे ना। इसलिए जो वो रिटेलर है दूसरा वाला, उसको भी देखना पड़ेगा उसका कॉम्पिटिटर अगर प्राइस कम करता है, डिस्काउंट ज़्यादा देता है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना उसकी दुकान नहीं चलने वाली, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्राइस बेंचमार्किंग। अपने कॉम्पिटिटर के साथ प्राइस को टाइम टू टाइम कंपेयर करते रहना, ठीक है। अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ, तभी तो आपका कस्टमर आपके पास खिंच के आएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक रिटेलर को करनी पड़ती हैं, ताकि आप जैसे मासूम मासूम कस्टमर को अपनी तरफ खींच सके, ठीक है। समझ तो गए होंगे एक रिटेलर को कितने सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं भाई आपको अपनी तरफ खींचने के लिए। आप उसका कस्टमर बने रहो, बार बार उसकी दुकान पर जाओ, ठीक है। उसे कितनी सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। अब उसी एक्टिविटी को हमने बोल दिया था रिटेल मार्केटिंग। अब उसको करने से फ़ायदे क्या क्या हैं, उन फ़ायदों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कस्टमर का बढ़ना। अब आप बहुत सारे ऑफर्स चला रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट रख रहे हो, ठीक है, हर तरह का प्रोडक्ट आपकी दुकान पर मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपके कस्टमर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे भाई। आपके पास बहुत सारे कस्टमर आएंगे। जब आपने बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चलाया, भाई उसकी दुकान पे तो शैम्पू के साथ छोटी शीशी मिल रही है, चलो चलो वहीं चलते हैं, ठीक है। तो इससे कस्टमर बेस बढ़ता है। जब ज़्यादा कस्टमर होंगे तो वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे, और ज़्यादा सामान जब खरीदेंगे तो उससे सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा जी, ठीक है। अब जब आप उनको ऐसी अच्छी अच्छी सर्विसेज देते रहोगे, स्कीम चलाते रहोगे, बाय वन गेट वन फ्री देते रहोगे, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करोगे, तो भाई कस्टमर आपकी ब्रांड के लिए, आपकी दुकान के लिए लॉयल हो जाएगा। वो जो मोटे लाला होते हैं ना गली के बाहर, जो जिनकी दुकानें होती है, वो आपको उधार पे अगर सामान देते रहते हैं, राशन का सामान देते हैं कि चलो महीने के एंड में आप पे कर देना, तो आप उस दुकान के लिए लॉयल हो जाते हो और हर बार उसी दुकान से सामान लेकर आते हो। तो कस्टमर लॉयल्टी भी बिल्ड हो जाती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ब्रांड अवेयरनेस, मतलब अब हम सिर्फ गलियों मोहल्ले की बातें नहीं कर रहे, हम रिटेल के अंदर तो बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं जो कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इससे ब्रांड अवेयरनेस, लोगों के दिमाग में ना ब्रांड के लिए पहचान बनने लगती है, उनके दिमाग में वो चीज़ें छपने लगती है। अब देखो, जैसे ग्रीन लोगो है स्टारबक्स का, दूर से देखते ही समझ में आएगा भाई स्टारबक्स है और इसकी ऐसी ऐसी सर्विसेज है, तो आप उस ब्रांड के लिए अवेयर होते हो, ठीक है, आपके दिमाग में वो छप जाती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना। अब ये रिटेलर को मिलेगा, वो क्यों मिलेगा? उसकी दुकान की जो पहचान है वो कस्टमर के माइंड में अलग बन पाएगी। अब आपकी गली मोहल्ले में दो दुकानें हैं, एक जो आपको उधार पे सामान दे देती है और दूसरी ऐसी है जो उधार पे सामान बिल्कुल नहीं देती, वो कहती है उधार लेना बेकार है, ठीक है। अब ऐसी दुकान पर आप जाना पसंद ही नहीं करोगे जो उधार नहीं दे रही है। तो जो उधार दे रही है, जो आपको घर तक डिलीवर कर रही है, ऐसी दुकानों के लिए आपके दिमाग में ना एक अलग पहचान बन जाएगी और आप उसी से बार बार खरीदोगे। तो कहने का मतलब ऐसे में कॉम्पिटिटर
मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है एक दुकान को, वो अपने कॉम्पिटिटर से बेटर कर पाता है, ठीक है। तो ये सारे फायदे होते हैं रिटेल मार्केटिंग के। अब बात करते हैं इमर्जिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हुए, उभरते हुए जो ट्रेंड आजकल चल रहे हैं ना रिटेल मार्केटिंग के अंदर, उन्हीं ट्रेंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब ओवरऑल हम उन नए तरीकों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आजकल मार्केट में फास्ट ग्रो हो रहे हैं और जिनको रिटेलर भाई साहब अपनाते जा रहे हैं, ताकि वो कस्टमर का और कस्टमर के बिहेवियर को दोनों को समझ पाए अच्छे से, इसलिए वो अपना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रेंड आया है ओमनी चैनल मार्केटिंग का। पहले जिनके ऑफलाइन स्टोर्स हुआ करते थे उनके ऑनलाइन बिजनेस नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को आपस में कनेक्ट करके एक ही ओनर जो है, एक ही कंपनी बिजनेस कर रही है। ओमनी चैनल का सिंपल सा इतना मतलब है कि कस्टमर को बढ़िया एक्सपीरियंस फील करवाना मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, मल्टीपल रास्तों के थ्रू, तरीकों के थ्रू। कस्टमर जहां भी अवेलेबल है वहीं उसे मिल जाओ। अगर वो ऑफलाइन अवेलेबल है तो ऑफलाइन मिल जाओ, अगर वो ऑनलाइन चला रहा है तो ऑनलाइन मिल जाओ, अगर वो किसी वेबसाइट पर है तो वेबसाइट पर मिल जाओ, अगर वो किसी ऐप पर है तो उसे ऐप पे मिल जाओ, ठीक है। हर जगह आप अवेलेबल रहो, मल्टीपल तरीकों का यूज़ करो ताकि अपने कस्टमर को आप टारगेट कर सको और उसका शॉपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया कर सको और उसके कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी इंप्रूव कर सको और वो ब्रांड के लिए भी लॉयल हो जाएगा, ठीक है। जब उसे ऐसी सीमलेस सर्विसेज हर जगह मिलने लगेंगी, वो कहीं पर भी जाता है। जैसे अमेजन ही देख लो आप, अमेजन का खुद का ऐप भी है, वेबसाइट भी है, स्टोर्स भी है, ठीक है। तो जहाँ भी कस्टमर जाना चाहता है वो ईजिली पहुँच सके, मल्टीपल चैनल के थ्रू उसको टारगेट करना ही ओमनी चैनल मार्केटिंग होती है। फिर बात करते हैं हम शॉपिंग कैंपेन्स के बारे में। अब ये ना बहुत स्मार्ट तरीका है पता है प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या, पहले क्या होता था, नॉर्मली प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता था, लेकिन आज की डेट में गूगल की मदद से, ठीक है, ऐप्स की मदद से डेटा लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है कि कस्टमर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर क्या रहा है। जैसे कि ना एग्जांपल से समझो, जैसे दिवाली का ना टाइम चल रहा था, अब दिवाली के टाइम पे लोग ना सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे थे बेस्ट कुर्ती अंडर 500, ठीक है, और विंटर की जैकेट्स जो थी वो ट्रेंडिंग पर चल रही थी, और उसके अलावा लोग सर्च कर रहे थे स्कूल्स के बैग्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ही सर्च की जा रही थी। अब इसी की मदद से डेटा लिया गया, गूगल और ऐप से डेटा लिया गया और समझा गया कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। उसके बाद उसके लिए एक हाई क्वालिटी इमेज बना दी, अट्रैक्टिव सी टैगलाइंस बना दी कि 50% ऑफ है भाई साहब, सिर्फ 50% ऑफ, और डायरेक्ट लिंक्स दे दिए कि लोग खरीद सके। और ये जो कैंपेन चलाए गए एक डेटा की मदद से चलाए गए और हर जगह चलाए गए, वेबसाइट पर, ऐप्स पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, जहां भी कस्टमर अवेलेबल है वहां ये ऐड चलाया गया ताकि हायर सेल्स को और बेटर कन्वर्जन रेट को प्रमोट किया जा सके, बस इसलिए। तो ये ट्रेंड कैसे चला, डेटा देखकर प्रमोट हुआ प्रोडक्ट, ठीक है। ये स्मार्ट तरीका है बहुत ज़्यादा। फिर आता है हमारा सोशल मीडिया प्रमोशन। अब भाई आपको तो पता ही है हमारी यूथ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा चलाती है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहीं स्पेंड करती है। तो अब रिटेलर्स ने अपने तरीके बदल लिए, अब उनको वहीं मार्केटिंग करी जाएगी भाई। आपने देखा होगा हर जगह आप रील्स देखते हो, ठीक है, जो भी चीज़ आप पसंद आती है या तो आप डायरेक्ट लिंक मांगते हो या डीएम करते हो, डीएम करने के बाद ऑर्डर कर देते हो, ठीक है। जितने भी मीशो सेलर्स होते हैं वो व्हाट्सअप पर स्टेटस लगा रहे होते हैं, प्रोडक्ट डाल रहे होते हैं, मतलब आप कहीं पर भी चले जाओ, व्हाट्सअप पर चले जाओ, इंस्टाग्राम पर चले जाओ, रिटेलर भी वहीं पहुंच जाता है, ठीक है। इसी जहाँ जब हम सोशल मीडिया का यूज़ करके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं उसे बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ना कस्टमर कुछ भी क्वेरीज अगर उसको आ रही है वो पूछ सकता है, रिव्यू दे सकता है, फीडबैक चेक कर सकता है, तो एक बहुत बढ़िया तरीका है। फिर हमारा आता है ईमेल कैंपेन। अब ईमेल मार्केटिंग में ना ईमेल्स के थ्रू कस्टमर को टारगेट किया जाता है, कस्टमर को ईमेल के थ्रू ऑफर, अपडेट्स और प्रमोशन भेजे जाते हैं। ये बहुत बढ़िया कॉस्ट इफेक्टिव वे होता है, डायरेक्ट तरीका होता है कस्टमर तक पहुंचने का। रिटेलर्स ईमेल क्यों भेजते हैं, सबसे पहले तो ये समझो। सबसे पहले अगर हमें कोई भी सेल्स की इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या फिर कोई भी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है या कोई भी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, तो इस केस में हम रिटेलर जो भाई साहब होते हैं वो ईमेल भेजते हैं अपने कस्टमर को, ठीक है। अब जो ईमेल है ना वो टाइमली पहुंचना चाहिए, ठीक है, मतलब सही टाइम पर। अगर दिवाली का टाइम चल रहा है उससे रिलेटेड कोई ऑफर है तो दिवाली से पहले भेजो। वो ऐसे होने चाहिए जो कस्टमर के लिए रिलेवेंट हो, उसे पसंद आने चाहिए, और वो ईमेल क्रिएटिव होने चाहिए, अट्रैक्टिव सा सब्जेक्ट और अट्रैक्टिव सा डिजाइन होने चाहिए, और वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए कि लोग मोबाइल पर ईमेल देख सकें, ठीक है। अब मान लो हमें ईमेल कैसे भेजने हैं, पर्सनलाइज्ड भेजने हैं जो कस्टमर के इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। जैसे कि आपने देखा कि उसने ना पहले शूज खरीदे थे, तो अब ईमेल आप कैसा बनाओगे, न्यू स्पोर्ट्स शूज कलेक्शन फॉर यू, ना कि साड़ी का, ठीक है। अगर बुक्स खरीदी थी तो बुक्स में यू लाइक 30% ऑफ, ये ईमेल होना चाहिए। तो हर कस्टमर के पास डायरेक्ट ईमेल की रीच होती है और वैसे ही भेजना चाहिए। अराउंड 53 ईमेल्स मोबाइल पर ओपन किए जाते हैं, ठीक है, और ईमेल बहुत ज़्यादा ही मोबाइल फ्रेंडली, क्लियर और इजी टू रीड भी होते हैं। तो ईमेल के थ्रू भी मार्केटिंग हो सकती है ये। अब
आ गया है, पहले नहीं होता था, अब आ गया है, तो ये भी एक नया ट्रेंड है। फिर आता है रीमार्केट करना। रीमार्केट करने का मतलब ये बहुत बढ़िया तरीका है, मतलब साल में जो लोग पहले खरीद चुके हैं वो दोबारा से रीऑर्डर ज़रूर करते हैं। अबाउट 32% कस्टमर पुराने ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे मुश्किल काम है नया कस्टमर बनाना, लेकिन सबसे आसान काम है पुराने को दोबारा से सेल करवाना, ठीक है। तो फोकस जो होता है रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में वो पुराने कस्टमर पर होता है, जो उसने पहले जो खरीद चुका है ना उसको टारगेट करो, ठीक है। उसको रिमाइंडर एड्स चलाओ, सीजनल ऑफर दिखाओ, वी मिस यू का मैसेज भेज दो, ठीक है। स्पेशल डिस्काउंट फॉर ओल्ड कस्टमर, ये ऐसी सारी जो लाइन्स होती हैं वो भेज दो, ठीक है। पता है इसमें होता क्या है, देखो आप ना फ्लिपकार्ट पर कोई भी बैग देखते हो पर खरीदते नहीं हो, फिर इंस्टाग्राम पर भी गूगल पर भी वही सारे बैग्स आपको दिखने लगते हैं, और फिर ईमेल में आता है, ईमेल में रिमार्केट किया जाता है आप लोगों को, स्टिल थिंकिंग 10% ऑफ है। यही तो होती है रीमार्केटिंग, ठीक है। अब रीमार्केटिंग जो होती है ना वो उसके अलग अलग पीरियड्स होते हैं, जैसे समर सेल हो गई, समर में सेल्स की जाती है। ब्लैक फ्राइडे मतलब फ्राइडे वाला दिन होता है, ये एक ऐसा होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, ऑफर चलाए जाते हैं, ठीक है, सारे बिजनेसेस में, रिटेल बिजनेसेस की बात करूँ। और बैक टू स्कूल सीजन ऐसा सीजन होता है जब छुट्टियां खत्म होती है ना स्कूल्स की, और समर्स में फिर वापस से, तो ऐसे सीजन्स में हम नई नई सेल्स, अलग अलग सेल्स निकाल सकते हैं और रीमार्केट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ट्रेंड्स थे जिसके थ्रू हम रिटेल मार्केटिंग करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि एक शॉपर के डिसीजन को, शॉपर कौन है, हम जैसे लोग जो शॉपिंग करने जा रहे हैं, मतलब कि कस्टमर के बारे में बात हो रही है, तो कस्टमर के डिसीजन को बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसे फैक्टर्स जो कस्टमर को बोलता है ये प्रोडक्ट तुम्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो कस्टमर ना प्रोडक्ट सिर्फ देख के डिसाइड नहीं करता कि मैं लूंगा या नहीं लूंगा, उसका दिमाग, उसके आसपास के जो लोग हैं, उसका जो कल्चर है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है और उसके पास जो पैसा है, इस सारे फैक्टर्स से मिलकर एक डिसीजन बनता है कि वो प्रोडक्ट उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो बस ऐसे सारे फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर के डिसीजन को, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर, ऐसे 5 फैक्टर पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, पर्सनल, इकोनॉमिक। तो सबसे पहला फैक्टर पढ़ते हैं हम, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ओके। तो पता है साइकोलॉजिकल फैक्टर किसे कहते हैं, जो इंसान के अंदर की थिंकिंग से जुड़े हुए होते हैं, जो उसकी फीलिंग से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे फैक्टर्स के बारे में, वो क्या सोचता है, कैसे फील करता है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर उसके एक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि उसे वो प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं। ऐसे 4 साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जैसे उसके अंदर की मोटिवेशन, उसके अंदर की सोच, परसेप्शन, ठीक है। ऐसे ही उसके अंदर की लर्निंग और उसके एटीट्यूड्स एंड बिलीफ, ये चारों ही किसका पार्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का पार्ट है। मतलब कि ऐसे फैक्टर्स जो इंसान के दिमाग और फीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहला मोटिवेशन कैसे हमें एक प्रोडक्ट को खरीदने में मदद करता है। देखो मोटिवेशन ना एक ऐसी फोर्स होती है जो अंदर से लगती है कि भाई तुझे इसकी जरूरत है, तुझे खरीदना चाहिए। जैसे कि आप ही हो, आपने जिम जाना शुरू किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, आपको ना बस अब कैसे भी करके बिल्ड करनी है अपनी बॉडी, ठीक है। तो आपके अंदर का जो मोटिवेशन है ना वो प्रोटीन पाउडर की तरफ बहुत तेजी से, आपको उस प्रोटीन पाउडर की बहुत ज्यादा नीड लगने लगेगी और तब आप उसे खरीद लोगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो। और मोटिवेशन क्या करता है, नीड को स्ट्रॉन्ग कर देता है और प्रोडक्ट को खरीदवाने में मदद करती है, ठीक है। फिर आपकी खुद की परसेप्शन, सोच, आप कैसे देखते हो उस प्रोडक्ट को, आप कैसे समझते हो वो प्रोडक्ट आपके लिए सही है या नहीं। जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, प्रमोशन होते हैं ना, वो उस प्रोडक्ट के लिए या तो आपके दिमाग में पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं या फिर नेगेटिव इंप्रेशन। जैसे एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि आपको किसी ने बोला कि ये वाला फोन मत लेना भाई, ये वाला फोन बहुत जल्दी खराब हो जाता है, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है, आपकी सोच को पता है, ये जो कंपनी है ना ये बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे से अपने टेक प्रोडक्ट बनाती है, तो आपकी सोच के हिसाब से आप चीजें लोगे, ठीक है। आप अगर मैगी के बारे में आप बहुत गंदा सोचते हो, आप सोचते हो यार मैगी नहीं खानी चाहिए, मैदा होती है, बेकार होती है, सेहत खराब हो जाती है, तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं लोगे। तो आपकी जो सोच है, परसेप्शन है, वो एक प्रोडक्ट की तरफ बताती है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आपकी जो लर्निंग है वो भी बताती है कि प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आपने मोटे लाला की दुकान से पिछली बार बिस्किट का पैकेट लिया था, नया बिस्किट का पैकेट आया था और वो खाने में आपको बहुत 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 टेस्टी लगा और आपको मजा आ गया और जल्दी से पेट भी भर देता है, आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपका एक्सपीरियंस जो है ना उस प्रोडक्ट की तरफ बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसे में पास्ट को देखते हुए आपकी जो फ्यूचर बाइंग होगी कि आपको आगे वो प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी इफेक्ट होती है। आपने अपनी लर्निंग से सीखा कि मैं वो बिस्किट का पैकेट खाऊंगा भाई, हर बार खाऊंगा, लेकिन वहीं पर अगर कोई बहुत गंदा ब्रांड निकल जाता है, आप कहते हैं नहीं मैं नहीं लेने वाला भाई। फिर आपके जो एटीट्यूड्स हैं, आपके जो बिलीव्स हैं, वो भी डिसाइड करते हैं कि आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप मानते हो कि प्रोडक्ट जो है ना पतंजलि के वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, इसलिए लोग उस पर ट्रस्ट करके खरीदते हैं। जैसे कि आप मानते हो कि एप्पल की जो ब्रांड है वो प्रीमियम है। तो ये सारी चॉइसेस, ये सारे एटीट्यूड्स और बिलीव्स आपको एक प्रोडक्ट खरीदने में मदद करते हैं। आपको चाहिए नेचुरल प्रोडक्ट, तो आप क्या करोगे, पतंजलि प्रोडक्ट को अपनाओगे, ठीक है। आपको चाहिए प्रीमियम प्रोडक्ट, तो ऐसे में आप एप्पल ब्रांड के पास जाओगे, ठीक है। तो एटीट्यूड एंड बिलीफ भी मदद करते हैं। तो ये तो हुए आपके अंदर की सोच से जो रिलेटेड थे, आपकी जो इनर फीलिंग से रिलेटेड थे। आप बात करते हैं आपके सोशल फैक्टर्स के बारे में। सोशल फैक्टर्स का मतलब होता है जो हमारे आसपास के लोग से रिलेटेड होते हैं, ऐसे फैक्टर्स।
हमारे आस-पास के जो लोग होते हैं हमें मदद करते हैं कि क्या चीज़ हमें खरीदनी चाहिए या क्या चीज़ नहीं। जैसे कि हमारी फैमिली हो गई, हमारी फैमिली हमेशा से आशीर्वाद का आटा खरीदती आ रही है, ठीक है? तो मम्मी 2 महीने के लिए गाँव चली गई और राशन खत्म हो गया, तो ऐसे में आप आशीर्वाद आटा ही लेकर आओगे, ठीक है? तो फैमिली ने आपकी जो बाइंग हैबिट्स है उसको बिल्ड कर दिया है, शेप दे दी है कि हर बार आशीर्वाद आटा आता है तो आशीर्वाद ही आएगा, ठीक है? दूसरा रेफरेंस ग्रुप, आपके जो आसपास के ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स के, कलीग्स के, ठीक है, पीयर्स के, आसपास के जो ग्रुप होते हैं वो मदद करते हैं। अब आपके सारे फ्रेंड्स के पास पूरे सर्कल में सबके पास आईफोन है, बस एक आप ही हो सैमसंग वाले, तो आपका अचानक से फ़ोन खराब हो जाता है तो आपको सब क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे भाई हमारे सबके ग्रुप में आईफोन है, काम पर तू भी आईफोन ही ले ले, ठीक है? फिर उसके बाद जब आप आईफोन परचेज करते हो तो ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए, आप अपने फ्रेंड्स से, कलीग्स से, पीयर्स से, ठीक है? फिर आता है आपका रोल एंड स्टेटस। रोल एंड स्टेटस मतलब आप सोसाइटी में क्या रिस्पेक्ट रखवाना चाहते हो, अपनी क्या पोजीशन देना चाहते हो कि सोसाइटी आपको उस नज़रिए से देखे। जैसे कि अगर आप मैनेजर हो तो आप ब्रांडेड सूट की तरफ, कॉस्टली वॉच की तरफ, और वहीं पर अगर आप वर्कर हो, स्टूडेंट हो तो आप बजटेड फ़ोन से काम चला लोगे, टीचर हो तो डिसेंट सी सिंपल सी ड्रेसिंग प्रेफर करोगे। तो आपका क्या रोल है, क्या स्टेटस है सोसाइटी में, वो भी आपकी चीज़ें को खरीदने में और न खरीदने में मदद करता है, ठीक है? ये तो हुए सोशल फैक्टर। अब बात करते हैं कल्चरल फैक्टर्स के बारे में, जो कि हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं। हमारे वैल्यू, हम किस पर विश्वास करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, वैल्यू, बिलीव्स एंड लाइफस्टाइल की वजह से जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, ऐसे फैक्टर्स को हम कल्चरल फैक्टर्स बोलते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा कल्चर। कल्चर क्या डिसाइड करता है, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ठीक है, और उसे यूज़ कैसे करते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया में ना फेस्टिवल पर एथेंटिक वियर की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इंडिया में फूड हैबिट के साथ मसाले, आटा, चावल बहुत ज़्यादा बिकते हैं। हमारा कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। फिर आता है हमारा सब कल्चर, मतलब कि जिसके अंदर हमारा रिलीजन आ रहा है, हिंदू मुस्लिम रीजन आ रहा है, हमारी कास्ट आ रही है, वो ये सब किसका पार्ट है, हमारे सब कल्चर का पार्ट है। ये चीज़ें भी कोई प्रोडक्ट को खरीदने या न खरीदने में हमें मदद करती है। जैसे व्रत वाले आइटम मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, व्रत वाली चिप्स मिल रही हैं, तो ऐसे में जो अदर रिलीजन का होगा, ठीक है, अब वो थोड़ी ना व्रत वाली चिप्स खरीदेगा, ठीक है? अब जो नवरात्रि मना रहा है, ठीक है, व्रत रख रहा है, तो ऐसे केस में उससे ही चिप्स की नीड होगी, ठीक है? अब साउथ इंडिया में राइस वाले जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा खाए जाते हैं, उनके सब कल्चर के हिसाब से वो राइस वाले प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे। तो कोई भी चीज़ को खरीदने ना खरीदने में हमारा सब कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फिर आती है हमारी क्लास। हम अपर क्लास वाले हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, मिडिल क्लास वाले हैं या फिर लोअर क्लास वाले हैं, ठीक है? हमारा लाइफस्टाइल क्या है। अगर हम अपर क्लास वाले होंगे तो हम भाई एप्पल के, गुच्ची के जैसे ब्रांड को प्रेफर करेंगे, लग्जरियस ब्रांड प्रेफर करेंगे। अगर हम मिडिल क्लास वाले होंगे तो हम सैमसंग, बाटा, वैल्यू फॉर मनी जो चीज़ें होंगी ना उनकी तरफ जाएंगे। अगर हम लोअर क्लास वाले होंगे तो हम हमारी बेसिक ज़रूरतों को, बजटेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे, ठीक है? फिर आता है हमारे पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है? पर्सनल नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पर्सन की पर्सनल चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं, ऐसे फैक्टर को हम बोलते हैं पर्सनल फैक्टर। जैसे उस पर्सन की एज क्या है, उसकी इनकम क्या है, वो काम क्या करता है और उसका लाइफस्टाइल क्या है। ये सारे फैक्टर भी ऐसे हैं जो हमें प्रोडक्ट को खरीदने या न खरीदने में मदद करते हैं। अगर आपको मोटू पतलू का बैग चाहिए तो सिंपल सी बात है, आप किड्स होंगे तभी तो आपको चाहिए। यूथ तो मोटू पतलू का बैग नहीं खरीदेगा, वर्किंग वुमेन तो मोटू पतलू का बैग नहीं खरीदेंगी। तो आपकी एज आपकी नीड्स एंड प्रेफरेंस बताती है, ठीक है? और जो चाइल्ड है, यूथ है, एडल्ट है, वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एज की वजह से। फिर उनकी इनकम क्या है, जैसे अगर आप हाई इनकम वाले हो तो आप आईफोन की तरफ, ब्रांडेड क्लोथ की तरफ जाओगे, लेकिन अगर आप लो इनकम वाले हो तो आप लोकल ब्रांड्स, ठीक है, बजटेड फ़ोन को प्रेफर करोगे। जितनी चादर उतना पैर फंसाओगे, मतलब जितनी इनकम होगी उतना आपका स्पेंडिंग लेवल होगा। फिर आता है आपका ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब आपका पेशा क्या है, आप काम क्या करते हो। काम के हिसाब से भी आपके प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर टीचर है तो सिंपल सी ड्रेस लेगा, बुक्स की तरफ ज़्यादा प्रेफर करेगा। अगर इंजीनियर है तो लैपटॉप लेगा, गैजेट्स लेगा, ठीक है? अगर जिम ट्रेनर है तो वो भाई प्रोटीन पाउडर, स्पोर्ट्स वियर, ऐसी सारी चीज़ें लेगा। तो आपका ऑक्यूपेशन भी आपके प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में मदद करता है। फिर आता है आपका लाइफस्टाइल। आपका जीने का तरीका कैसा है, आप जीते कैसे हो, उसके हिसाब से भी आप चीज़ें खरीदते हो, ठीक है? जैसे कि आपकी जो जीने का तरीका, फिटनेस के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, तो ऐसे में आप ओट्स खरीदोगे, फ्रूट्स खाओगे, जिम वियर पहनोगे। अगर आप पार्टी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो आप स्टाइलिश क्लोथ की तरफ, परफ्यूम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सिंपल सी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो आप अपनी बेसिक ज़रूरतों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है? फिर आती है हमारी पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट। पर्सनैलिटी मतलब हमारी खुद की पर्सनैलिटी क्या है, उसके हिसाब से भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हैं तो अभी मैंने बताया था हम ट्रेंडी ब्रांड्स की तरफ जाएंगे, परफ्यूम खरीदेंगे, स्टाइलिश क्लोथ पहनेंगे। वहीं पर अगर हम सिंपल हैं तो हम प्लेन से प्रोडक्ट भी काम चला सकते हैं, प्लेन से क्लोथ्स भी पहन सकते हैं, डिसेंट रह सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में। इकोनॉमिक का मतलब जो कि हमारे इनकम से रिलेटेड है, पैसे वाली सिचुएशन क्या है हमारे पास, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट खरीदते या नहीं खरीदते हैं, ठीक है?
तो सबसे पहला हमारी पर्सनल इनकम हो गई। अब पर्सनल इनकम जितनी ज़्यादा होगी, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना हमारे पास बहुत ज़्यादा इनकम है, बहुत सारा पैसा है, तो हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ों में उठा सकते हैं। हमारी सैलरी आई, हमने बिल्स दिए और जो भी उससे बचा उससे हमने शॉपिंग कर ली, ठीक है। जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा शॉपिंग हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ फैमिली की इनकम, अगर आपके घर में मतलब हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी कमा रही है, तो ऐसे में वो एक्स्ट्रा चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा कर लेंगे, जैसे कि वो मूवी देखने चले गए। अगर वहीं पर हस्बैंड काम कर रहा होता तो ऐसे केस में वो मूवी को अवॉइड करते, वो सोचते इनकी कमाई से चलो घर चला लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनके पास ज़्यादा बाइंग कैपेसिटी नहीं रहती, लेकिन दोनों कमा रहे थे, पैसा बहुत था तो वो चले गए। अब यहाँ पे ना मेंबर्स है, ठीक है, मेंबर्स। अब आप इतने बड़े हो गए हो, छोटी मोटी गलतियों पर रिएक्ट ना करके आप इनको ठीक कर सकते हो। वैसे मैं आपको दिल से माफी चाहती हूँ, लेकिन ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, बाकी मैं पढ़ाते पढ़ाते ठीक कर दिया करूंगी। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी आएगा, इम्पल्स आएगा, यहाँ पे ये 3 गलतियां हैं, ठीक है, इम्पल्स और यहाँ पे सिक्योरिटी, ठीक है। तो फैमिली इनकम समझ में आ गया। अब आपके लिक्विड एसेट्स कितने हैं, आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स के अंदर, मतलब ऐसे एसेट्स जिनको आप तुरंत कैश बना सकते हो। जैसे आपकी सेविंग्स हैं, जैसे आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस रखा हुआ है, आप तुरंत वहाँ से एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। तो आपके एसेट जो तुरंत कैश बन जाए, जैसे आप गोल्ड है तो गोल्ड को बेच सकते हो, एफडी है तो तोड़वा सकते हो, ठीक है। तो इमरजेंसी में ये सारी चीज़ें, मतलब जो एसेट ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, उनको बोलते हैं हम लिक्विड एसेट्स। अगर ये आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप इमरजेंसी में कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। जैसे आपको कोई भी घर में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, कोई, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ऐसे केस में हमारे लिक्विड एसेट काम में आ सकते हैं। फिर हमारी सेविंग के थ्रू भी, मतलब जो हमारी सेविंग्स है, जो अगर ज़्यादा सेविंग्स करता है तो ऐसे में वो चीज़ें कम खरीदेगा, और कम सेविंग कर रहा है तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो चीज़ों को खरीदने या ना खरीदने में भी मदद करते हैं। हमने 5 फैक्टर्स पढ़ लिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ऐसे फैक्टर्स थे ये 5 जो हमें बताते हैं कि हमें क्या चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलग अलग तरीके के नाम है, जिस वजह से ये पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या है, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस क्या है, इसमें हम पढ़ते क्या है वो बताती हूँ। देखो, एक कंज्यूमर जो होता है वो कोई भी चीज खरीदता है तो वो कौन कौन से स्टेप फॉलो करता है, वो कौन से प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है एक चीज को खरीदते वक्त, उसका क्या प्रोसेस है खरीदने का, वही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आता है प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। मतलब यहाँ पर हमें सबसे पहले स्टेप में प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो जाती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लगता है, जैसे कि आप ही ये कंज्यूमर हो, आपको सबसे पहले दिखाई देगा कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे परेशानी हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आपका कोई पुराना मोबाइल फोन था, अब सही से काम नहीं करता, हैंग कर रहा है, बैटरी भी जल्दी खत्म हो जाती है, कैमरा भी बेकार है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखाई देने लगेगी कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, मुझे एक नए फ़ोन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको एक नीड दिखाई देती है, ठीक है। और फिर आप यहाँ से ये बाइंग डिसीजन प्रोसेस शुरू करते हो। मतलब आपकी जो करंट स्टेट है, आपके पास पुराना फ़ोन है, और डिज़ायर स्टेट क्या है, आपको एक नया फ़ोन चाहिए। यही गैपिंग जो है ना बाइंग प्रोसेस स्टार्ट करवाती है, और आप एक चीज़ खरीदना चाहते हो। तो सबसे पहले स्टेप में आपको प्रॉब्लम दिखाई देने लगेगी, दूसरे वाले स्टेप में आप उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सोल्यूशन फाइंड करोगे, मतलब इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करोगे। मतलब आप बहुत सारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, अलग अलग वेबसाइट के थ्रू, फैमिली की मदद लोगे, फ्रेंड की मदद लोगे, नए नए एडवर्टीजमेंट देखोगे, रिव्यूज़ चेक करोगे, रिटेल स्टोर पर जाओगे, ठीक है, शॉप पर जाकर देखोगे, एड्स देखोगे, और इकट्ठी करोगे इन्फॉर्मेशन कि आपको कौन सी ब्रांड का फ़ोन लेना चाहिए, आपके लिए सबसे सस्ता, अच्छे प्राइस पर, बहुत सारे फीचर के साथ कौन सा फ़ोन सबसे मस्त रहता है, जो लंबे समय तक चलता है। आप बेस्ट फ़ोन ढूंढ रहे हो अंडर 15,000, ठीक है। तो आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली अपने पास। जैसे आपने अलग अलग ब्रांड से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, उसके बाद आप आपस में सारी ब्रांड के फ़ोन्स को कंपेयर करोगे, ठीक है। जो आपके पास अल्टरनेटिव्स आए ना, एक वीवो का हो गया, सपोज करो, एक ओप्पो का हो गया, एक सैमसंग का हो गया, ठीक है। आपके पास 3 ब्रांड के अल्टरनेटिव आ गए, आपके पास 3 सॉल्यूशन आ गए कि आपको ये ब्रांड लेनी चाहिए, ये और ये। तो अब आप तीनों को आपस में कंपेयर करोगे उनके प्राइजेस के साथ, किसका प्राइस सबसे ज़्यादा अच्छा है और जो मेरे बजट में है या नहीं। फिर उनकी क्वालिटी चेक करोगे, ब्रांड कैसी है, फीचर देखोगे, कैमरा, रैम, बैटरी, ये सब देखोगे, रिव्यूज़ चेक करोगे, पैकिंग चेक करोगे, डिस्काउंट्स देखोगे, कस्टमर के रिव्यू वगैरह देखने के बाद आप अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। जैसे आपको वीवो वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। अब 4th स्टेप में क्या करोगे, आप उसको खरीद लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्शन स्टेज है, यहाँ पे आपने खरीद लिया, आपने ब्रांड को ट्रस्ट करते हुए, प्रोडक्ट अवेलेबल था उस ब्रांड के पास वो देखते हुए, ऑफर्स को देखते हुए और रिटेलर की रेपुटेशन को देखते हुए आपने सामान खरीद लिया, ठीक है। आपको अच्छा ऑफर मिल गया, शॉप भी रिलायबल निकली, ब्रांड पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हो, और फिर आपने फोन ऑर्डर कर दिया। अब ऑर्डर करने के बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, मतलब खरीदने के बाद वाली फीलिंग, ठीक है। आप खरीदने के बाद या तो आप बहुत खुश होने वाले हो क्योंकि फोन बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, कैमरा भी अच्छा है, और आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है खरीदने के बाद। तो यहाँ पर आप सेटिस्फाई हो, ठीक है। आप दोबारा से उस ब्रांड की तरफ जाना चाहोगे, उस ब्रांड के लिए आप लॉयल बन जाओगे। या फिर आपको दूसरी फीलिंग होने वाली है, डिससेटिस्फाई होने वाले हो आप, फोन बेकार है यार, इतने पैसे लगा दिए, मज़ा नहीं आया, अभी भी हैंग कर रहा है, बैटरी इशू दे रहा है, ठीक है। आप कंप्लेन करोगे, दूसरों को मना करोगे मत खरीदो, ठीक है, ऐसे नेगेटिव बातें उनको बोलोगे, ठीक है। या फिर एक और फीलिंग हो सकती है कॉग्निटिव की, मतलब कंफ्यूज होना। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपका डिसीजन सही है या गलत, आपने इस ब्रांड को चूज करके सही किया या नहीं किया, ठीक है। ये 3 सिचुएशन आपके पास होने वाली है, ठीक है। तो यही आपका
क्या था, ये बाइंग प्रोसेस था, वो सारे स्टेप्स थे जिसमें कोई भी एक कस्टमर खरीद रहा है, सबसे पहले उसको प्रॉब्लम फील हो गई, दूसरा उसने जानकारी ढूंढ ली, तीसरा उसने ऑप्शंस को कंपेयर कर लिया, चौथा उसने खरीद लिया और पांचवा उसने यूज करके जज कर दिया। ठीक है, यही स्टेप्स को हम बोलते हैं कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। हमारे नेक्स्ट की जो की है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में आपने देखा होगा, आप कपड़ों की दुकान पर जाते हो, साड़ी की शॉप पर जाते हो, तो फिर आप अलग अलग साड़ी मांगते हो, फिर जो सेलर होता है ना वो आपको अलग अलग साड़ी दिखा रहा होता है, आपसे आपकी पसंद पूछता है, आपका बजट पूछता है और आपको एक अच्छी साड़ी सजेस्ट करके आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है। या फिर आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ, आप अपना लैपटॉप लेने गए हो तो सेलर से बात करोगे, आप दोनों का एक इंटरेक्शन होगा। ठीक है, आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा आपके साथ। वो जो सेलर है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहेगा और आपको बताना चाहेगा कि ये लैपटॉप है, इसमें ये फीचर है, आपके मुताबिक बहुत अच्छा रहने वाले। पहले वो आपकी बात को सुनेगा, आपकी नीड क्या है, ठीक है, आप किस लिए लैपटॉप ले रहे हो, उसके बाद वैसे ही वो अपनी पिच को बनाएगा और सेल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो लैपटॉप आपको, या फिर आपने देखा होगा घर घर में वाटर प्योरीफायर लगवाने के लिए लोग आते हैं, डोर टू डोर सेलिंग जो करते हैं कि आपके घर में आरओ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ये सारे ही एग्जांपल किसके हैं, पर्सनल सेलिंग के हैं, जहां पर जो बायर है और जो हमारा सेलर है, ये भाई साहब हो गए हमारे बायर, ये हमारे सेलर हो गए, इन दोनों के बीच फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रही है। जो सेलर है वो इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है अपनी सेल्स स्किल्स के साथ। ठीक है, और इसके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्शन ये बायर उठा रहा है उसको हैंडल कर रहा है। ठीक है, और एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड करके इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये सेल हो जाए। बस इसी को हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें जो सेल पर्सन है वो अपनी पर्सनल स्किल का यूज करते हुए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड करता है कस्टमर के साथ और वो दोनों के लिए एक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें फेस टू फेस मीटिंग हो रही है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है बायर और सेलर का। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आमने सामने ही हो, ये वीडियो कॉल के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू भी हो सकता है। तो जो कम्युनिकेशन है वो वीडियो कॉल या फोन कॉल के थ्रू भी हो सकती है। यहाँ पे पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है बायर और सेलर का। ठीक है, फ्लैक्सिबल सेल्स मैसेज है, कस्टमर जो भी बोल रहा है ना, जैसे कि आपने बोला मुझे एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो मुझे ये सारे फीचर्स तो चाहिए ही अपने लैपटॉप में, तो वैसे ही आपको दिखाने की, ठीक है, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, आपकी नीड को समझते हुए अपनी पिच को चेंज कर देगा। ठीक है, और एक ट्रस्ट क्रिएट करेगा आपके साथ, एक रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। और यहाँ पे ना आपको इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है कस्टमर की तरफ से। कस्टमर तुरंत बोल पड़ता है कि मुझे प्राइस ज़्यादा लग रहा है, मुझे ऐसा कमी लग रही है, वैसी कमी लग रही है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है एडवर्टीजमेंट से। एडवर्टीजमेंट क्या, जब हम टीवी पर ऐड दिखाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ऑडियंस को कवर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल पर्सन को ट्रेनिंग देना, सैलरी देना, अगर बायर ने उसे कहीं मिलने के लिए बुलाया है, ठीक है, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपस में मीटिंग भी तो होती है, तो अगर मिलने के लिए बुलाया तो ट्रैवल का खर्चा और पर्टिकुलर इसमें ना टाइम जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर है वो एक के साथ डील हो रही है, इतनी बड़ी रिच नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट जो टेक्निकल प्रोडक्ट होते हैं ना, ऐसे सब प्रोडक्ट के लिए ये बेस्ट होता है पर्सनल सेलिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने वही लिखा है कि हम एक लैपटॉप सेल कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। तो सबसे पहला फायदा होता है पर्सनल सेलिंग का कि इसमें दो वे कम्युनिकेशन होता है, एक कहने वाला बायर होता है, सुनने वाला सेलर होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन चल रहा होता है, तो अच्छा रिश्ता क्रिएट हो पाता है, स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड हो पाता है और हो सकता है कि कस्टमर कन्विंस हो जाए और सेल हो जाए। यहाँ पे पर्सनल अटेंशन दी जाती है क्योंकि जो सेलर भाई साहब है वो बायर को पर्सनली अटेंड कर रहे हैं, उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं, पूरा फोकस उनका उन्हीं पर है, तो वो हो सकता है बहुत अच्छे से कन्विंस करके सेल कर ही दे। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट। प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब पर्सनल सेलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ पे प्रोडक्ट को पर्सनली दिखाया जाता है। ठीक है, और उसके फीचर को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे टीवी लेने गए हो आप तो टीवी को दिखाया जाएगा, साइज को दिखाया जाएगा, उसके फीचर को समझाया जाएगा। ऐसे लैपटॉप लेने गए हो तो लैपटॉप को दिखाया जाएगा, ऐसे साड़ी लेने गए तो साड़ी को दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है और यहाँ पे हमारे बायर्स से हमें इमीडिएट तुरंत के तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि उसे चाहिए या नहीं चाहिए, या उसे क्या चीज़ पसंद नहीं आई है। कस्टमर कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पे ना, क्योंकि भाई आपस में इन दोनों का ही इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जब रिश्ता क्रिएट हो जाता है, जब सेलर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है, उसको कंफर्टेबल कर देता है, तो कस्टमर के पास कॉन्फिडेंस आ जाता है और जो भी सच्ची बात होती है, उसे खरीदना है या नहीं खरीदना, उसे क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही, वो क्यों सेटिस्फाई नहीं है, ये सारी चीज़ें वो तुरंत के तुरंत बोल देता है। ठीक है, तो ये सारे फायदे होते हैं पर्सनल सेलिंग के। फिर बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाती है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड है, क्योंकि यहाँ पे हमें सेल पर्सन को ट्रेनिंग देनी है कि वो बायर से कैसे बात करे, प्लस उसको सैलरी देनी है, प्लस अगर बायर को कहीं और मिलने जाना है, ठीक है, जैसे कोई प्रॉपर्टी बेच रहे थे तो बायर और सेलर मिलेंगे आपस में, तो जो ट्रैवल का खर्चा है वो अलग से आएगा। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि यहाँ पे पर्सनली अटेंड किया जा रहा है एक बायर को। लिमिटेड रीच का मतलब जैसे हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू लार्ज ऑडियंस को कवर कर पाते हैं, टीवी में जो ऐड आता है वो पूरी ऑडियंस देख पाती है, बहुत सारी ऑडियंस देख पाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों तक हम सीमित हो पाते हैं। ठीक है, अगर हम डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं, प्योरीफायर लगवा लो, तो जिस भी एरिया, जिस भी गली मोहल्ले में हम गए हैं, उतने लोगों को हम टारगेट कर पाएंगे सिर्फ। ठीक है,
ये सेल पर्सन की स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर सेल पर्सन अच्छा नहीं है, वो कन्विंस करने की एबिलिटी नहीं रखता है, तो हो सकता है सेल ना हो। लास्ट है कि ये मेथड सस्ते प्रोडक्ट के लिए सुटेबल नहीं होता। अगर आप एब्सोडेंट बेच रहे हो तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो रोज़मर्रा के प्रोडक्ट हैं, वो लोगों को खरीदने ही खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है, बड़ा प्रोडक्ट है, तो ऐसे केस में पर्सनल सेलिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेलिंग के बारे में। सेलिंग के टाइप्स पढ़ने वाले हैं तो उसमें सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शनल सेलिंग। ट्रांजैक्शनल सेलिंग में आप जाते हो अपनी गली मोहल्ले की दुकानों में और आप बोलते हो भैया भैया एक ब्रेड का पैकेट और मैगी दे दो, और फिर वो आपको मैगी दे देते हैं, ब्रेड का पैकेट दे देते हैं, और पेमेंट करवाते हो, आप घर आ जाते हो, ठीक है। इसे ही बोलते हैं ट्रांजैक्शनल सेलिंग, जहाँ पर जो सेलर था ना, उसने लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने पर फोकस किया ही नहीं। उसका काम था शॉर्ट टर्म सेल करना, जल्दी से जल्दी सेल करना। यहाँ पर सिर्फ फोकस होता है सेल्स फास्ट होनी चाहिए। आपने प्रोडक्ट लिया, पेमेंट करी, उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर, बात खत्म। ये ऐसी जो सेलिंग होती है वो ज़्यादातर B2C मार्केट में यूज़ होती है। B2C मतलब जब एक बिजनेस कस्टमर के साथ डील कर रहा हो तो ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं B2C, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से जल्दी सेल करने पर फोकस था। दूसरा सोल्यूशन सेलिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें प्रोडक्ट सेल नहीं होता। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है उस पे यहाँ पे सोल्यूशन सेल किया जाता है, ना कि प्रोडक्ट। जैसे कि पहले जो सेलर होता है वो प्रॉब्लम को समझता है बायर्स की, फिर बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि ना आपके यहाँ पर एरिया में ना बहुत गंदा पानी आ रहा था, तबीयतें भी ख़राब हो रही थी, तो ऐसे केस में जो कस्टमर था ना, उसने बोला पानी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब है और हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो सेल पर्सन क्या करेगा, TDS चेक करेगा और फिर आपको RO+ UV प्योरीफायर सजेस्ट कर देगा। बात खत्म। पानी की प्रॉब्लम थी, उसके बाद आपको एक सोल्यूशन सेल कर दिया, ठीक है, एक RO सेल कर दिया, ठीक है। फिर आता है कंसल्टेटिव सेलिंग। कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब जब हम कंसल्टेंट की मदद लेते हैं, यहाँ पे कस्टमर को पहले एडवाइस किया जाता है। सिर्फ सेलिंग पर फोकस नहीं होता, उसको अच्छी एडवाइस पर फोकस होता है। यहाँ पे एक जो सेल पर्सन होता है वो कंसल्टेंट बन जाता है, ठीक है। वो कस्टमर की नीड्स और गोल्स को बहुत अच्छे से समझता है, उसके बाद वो एडवाइस करता है। जैसे कि वेडिंग प्लानर हो गया, अब वो क्या करेगा, कपल्स की प्रेफरेंस को, उसके बजट को, उनकी थीम्स को बहुत अच्छे से समझेगा, उन्हें एडवाइस देगा और फिर जाके वो अपनी प्रॉपर गाइडेंस प्लानिंग के साथ वो सर्विसेज देगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे बाहर घर लेने गए हो तो कंसल्टेंट आपसे पूछेगा आपका कितना बजट है, आपका ऑफिस डिस्टेंस कितना है, आपके फ्यूचर फैमिली प्लान्स क्या हैं, उसके हिसाब से पहले वो आपको एडवाइस करेगा, फिर आपको वो सेल करेगा, ठीक है। ये होती है कंसल्टेटिव सेलिंग, जहाँ पर पहले कस्टमर को एडवाइस किया जाता है। फिर आता है प्रोवोकेटिव सेलिंग। प्रोवोकेटिव सेलिंग में ना सबसे पहले आपको डराया जाता है, फिर उसका सोल्यूशन दिया जाता है। डराएंगे कैसे, कस्टमर को ना फ्यूचर प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर करेंगे, फ्यूचर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है वो बताएंगे, अर्जेंसी बताएंगे, ठीक है। जितना भी रिस्क है, लॉसेस है, वो सबको कस्टमर को दिखाया जाएगा डेटा के मदद से, ठीक है, रिसर्च की मदद से। वो जो सेलर होगा वो अपनी बात को प्रूव करेगा कि आगे जाके कितना खतरा है। तो यहाँ पे जो कस्टमर की सोच है ना, उसको चैलेंज किया जा रहा है, ठीक है। अब सेलर ने बोला, आपको पता है अगर कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो सोचो 5-6 लाख का खर्चा तो यूं ही बैठ जाएगा। और आपको पता है आजकल इतनी महंगाई हो रही है, इतना ऊपर बिल चला जाता है, पता भी नहीं चलता। इससे बढ़िया आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। तो पहले आपको उसने डराया, बहुत अच्छे से डराया, उसके बाद आपको एक सोल्यूशन मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस सजेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे कस्टमर की थिंकिंग को पूरी तरीके से चैलेंज कर दिया। फिर उसके बाद आती है कोलैबोरेटिव सेलिंग। कोलैबोरेटिव सेलिंग का मतलब यहाँ पे जो सेलर और बायर होते हैं वो आपस में पार्टनर बनकर काम करते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्डिंग पर काम किया जाता है और स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन डेवलप किए जाते हैं। कहने का मतलब, अब आप सोचो जैसे कि कोई वेडिंग वाला एरिया है, ठीक है। अब वहाँ पर एज अ पार्टनर की तरह जो सेलर होगा, बायर होगा ना, वो मिलकर काम कर रहे होंगे, ठीक है। आपको पता है कि आपके मेन्यू में क्या क्या होना चाहिए, तो आप दोनों मिलकर मेन्यू प्लानिंग करोगे, कैटरिंग करोगे, ठीक है। क्लाइंट बताएगा उसे मेन्यू में कितनी क्वांटिटी, उसका बजट क्या है, उसे क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें बताएगा। तो दोनों आपस में किसकी तरह काम कर रहे हैं, पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं और एक को क्रिएट सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कंपनी है,
ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर सेटअप करना चाहती है तो वो वेंडर के साथ मिलकर डिसाइड करेगी कि सॉफ्टवेयर कैसे कस्टमाइज़ करवाना है। या फिर तीसरा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर और शॉपकीपर पार्टनर बनकर डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट उन्हें चाहिए, फ्रंट में कौन सा रखा जाएगा। तो ऐसी सेलिंग को हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव सेलिंग। फिर आती है हमारी सोशल सेलिंग। सोशल सेलिंग तो आप जानते ही हो, जब हम सोशल मीडिया का यूज़ करके कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो इसे बोलते हैं सोशल सेलिंग। यहाँ पे ट्रस्ट और रिलेशनशिप दोनों ही बिल्ड किया जाता है ऑनलाइन, ठीक है। नई नई सेल्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है। आप देखते हो बहुत सारी रील देखते हो, डीएम कर देते हो, ठीक है, ऑर्डर्स के लिए, या फिर व्हाट्सएप पर कैटलॉग्स भेजे जाते हैं, ठीक है, ताकि रेगुलर कस्टमर है उनको ऑफर बताया जा सके, डायरेक्ट चैट की जा सके और प्रोडक्ट सेल किया जा सके। तो ये थे टाइप्स ऑफ सेलिंग। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आईटी का मतलब तो पता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से जो भी इंफॉर्मेशन हैंडल की जा रही है हम वहाँ पर बोल देते हैं यहाँ पर आईटी यूज़ हुई है। जैसे आपने कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरा है, ठीक है, या डेटा को एक्सेल में स्टोर किया है तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वही ये बोल देते हैं। अब देखो आईटी का मतलब क्या, कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, इन सब का यूज़ करना, ठीक है। मतलब ओवरऑल एक शब्द में बोलूँ तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो पर्सनल सेलिंग में टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे हो रहा है? सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन, ईमेल, वीडियो कॉल, इंटरनेट का यूज़ करके ना फर्स्ट कॉन्टैक्ट बनाया जा रहा है, इंस्टेंट कॉन्टैक्ट बनाया जा रहा है कस्टमर से। अब वहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल करने की, लंबा ट्रैवल करके जाने की, उनसे मिलने की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ने, इंटरनेट ने, ईमेल्स ने, इन सब ने ना कस्टमर और बायर को आपस में जोड़ दिया है। वो ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं और अपना व्हाट्सएप पे भी तो प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन ये रोल निभा रहा है। दूसरा, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। अब एक अंकल हुआ करते थे, रिटेलर भाई साहब है, ये कितनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे अपने दिमाग में। रमेश भी आता है, महेश भी आता है, सुरेश भी आता है, तो किन किन लोगों के बारे में याद रखेंगे। तो अब ना ऐसे टूल्स बना दिए गए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए गए हैं जो कस्टमर के डेटा को ईजिली रख सकते हैं, ठीक है, लार्ज डेटा सेफ तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी कस्टमर के बारे में, जिससे हम बेटर सेल्स प्लानिंग कर सकते हैं, हमारी टारगेटेड सेलिंग कर सकते हैं और हमारी जितनी भी सेल्स एक्टिविटी होती है वो इफिशिएंट हो जाती है ऐसे सारे सॉफ्टवेयर से, ठीक है। अब देखो जैसे कि CRM है, CRM ना एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कस्टमर के डेटा को सबको स्टोर करके रखते हैं। तो उससे हमें पता चला कि रमेश जो है ना वो 2 महीने में 2 बार तो ऑर्डर ज़रूर करता है। तो हम ना उसे टाइम पर रिमाइंडर भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो गया है। तीसरा, हम हमारी जितनी भी सेल फोर्स है, मतलब सेल्स टीम है, उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उनको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उनकी एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिकली सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या, पेपर वर्क कम हो जाएगा, रिपोर्टिंग का टाइम, ईजिली रिपोर्टिंग हुआ करेगी, सेल्स कॉल्स, रूट की जो प्लानिंग होती है ना कि एक सेल्समैन को कहाँ कहाँ जाना है, किस किस से बात करनी है, डील करनी है, उससे रूट की प्लानिंग कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो हम पूरी सेल्स टीम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। अब नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग। प्रेजेंटिंग का मतलब लैपटॉप, टैबलेट पर पीपीटी बनाना, चार्ट, ग्राफ से वीडियो प्रेजेंटेशन देना, ठीक है। एग्जाम्पल लिए तुम खुद ही समझो, एक सेल पर्सन था, उसने एक बहुत अच्छी सी पीपीटी बनाकर अपने कस्टमर्स को ग्राफ की फॉर्म में दिखाया है कि इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कैसे 6 महीनों में बढ़ती चली गई है। वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है उस पावर पॉइंट, चार्ट, ग्राफ के थ्रू कि कैसे इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं सेलिंग प्रोसेस के बारे में। अगर पेपर में ये वर्ड लिखा आता है तो आपको यही सेलिंग प्रोसेस लिखना है। अगर नहीं लिखा आता तो इसके आगे मैं एक और सेलिंग प्रोसेस बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, वो डिटेल में होगा थोड़ा, तो वो वाला लिखना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, इससे पहले आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए हो, आपको मज़ा तो आ रहा है, आपको वीडियो यूज़फुल तो लग रही है, ठीक है। और ये वीडियो बनाई किसके लिए गई है? आप लोगों के लिए। तो आप अपनी दीदी को सपोर्ट कौन करेगा? आप लोग। तो जल्दी से, अगर आपको यूज़फुल लग रही है और आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ी बहुत भी मेहनत लगी है, तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, प्यारा सा कमेंट कर देना, वो तो मेरा फेवरेट है, मेरा दिल खुश हो जाएगा उससे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है इन सब की। तो एस से आता है सस्पेक्ट। अब सस्पेक्ट कौन होता है? देखो, जब एक सेलर या फिर कोई भी कंपनी जब अपने बायर्स को सर्विसेज देती है ना, तो सबसे पहले वो ऐसे लोगों को ढूंढती है, ऐसी कंपनीज को ढूंढती है जो उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां या ऐसे पर्सन जो उस प्रोडक्ट और सर्विस को
खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उन्हें हम सस्पेक्ट बोलते हैं। और ये जो सेलर होता है ना, सेलर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को छांटता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना ये कौन है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 50 कंपनी की लिस्ट तैयार कर ली जो इनके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उन्हें बोल दिया, ऐसे पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को हमने सस्पेक्ट बोल दिया। फिर आते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट। अब देखो सस्पेक्ट जो थे वो 50 कंपनियां थी जो हो सकती थी, अब उसमें से हम मोस्ट इंटरेस्टेड बायर्स जो खरीदेंगे ही खरीदेंगे ऐसे लोगों को छांटेंगे। जैसे कि 50 कंपनी में से 10 कंपनी हमने छांट ली जो कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने वाली है, ले सकती हैं, बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं और उनके पास नीड है उस प्रोडक्ट की, और उनके पास बाइंग पावर मतलब कि पैसा है खरीदने का, और उनके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, मतलब कि वो बच्चे वगैरह नहीं है, वो खरीद सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। तो ऐसे कंपनीज को या ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट, ठीक है। और जो भी इंटरेस्टेड नहीं होते, जो 40 कंपनी थी जो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है अप्रोच का टाइम। अप्रोच का मतलब यहाँ पर अब मीटिंग होती है सेलर के बीच में और बायर के बीच में, जो लेना चाहता है और जो देना चाहता है, उन दोनों के बीच में एक मीटिंग होती है। और उस समय कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं, वो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको अच्छे से समझा जाता है और उनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट कांटेक्ट होता है, चाहे वो कॉल के थ्रू हो जाए या फिर फेस टू फेस मीटिंग हो जाए। और यहाँ पे प्रोडक्ट को डिमोन्स्ट्रेट किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहे थे ना, तो यहाँ पर डेमो करके दिखाएंगे, अगर उन्हें कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो वो तुरंत बोल सकते हैं। या फिर सपोज करो कि ना एक RO बेच रहे थे आप, तो ऐसे में आपने उन घरों को ढूंढा था जो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड, जिनके एरिया में गंदा पानी आता था, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप जाओगे, उनसे मीटिंग करोगे, तो उन्हें दिखाओगे, फिल्टर करके दिखाओगे, डिफरेंस दिखाओगे उस पानी का जो पहले वाला है और बाद वाला है फिल्टर करने के बाद। तो यहाँ पर डेमो दिखाया जाएगा, उसके बाद सारे प्राइस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, आपस में यहाँ पे नेगोशिएट किया जाएगा। जो सेल पर्सन है ना, वो प्राइस, डिस्काउंट, डिलीवरी टाइम, पेमेंट टर्म्स, ये सारी चीज़ें बता रहा होगा। और फिर ना अगर बायर को अच्छा लगता है प्राइस वगैरह तो वो बोलेगा, और नहीं लगता तो वो ऑब्जेक्शंस उठाएगा, वो बोलेगा मुझे तो प्राइस भाई ज़्यादा लग रहा है। तो फिर एक ऐसी सिचुएशन निकाली जाएगी जो दोनों के लिए विन विन होगी, मतलब एक ऐसा प्राइस तय किया जाएगा दोनों का जिसमें नुकसान नहीं हो, ठीक है। नेगोशिएट करने के बाद अब बारी आती है सेल को क्लोज करने की। तो यहाँ पर ना क्लोज करते टाइम एक एग्रीमेंट साइन होगा, कस्टमर जो है ऑर्डर कंफर्म कर देगा, ठीक है, सारे प्राइस एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करेगा। तो यहाँ पे उसके बाद सेल्स को क्लोज कर दिया जाएगा ऑर्डर लेने के बाद। जब ऑर्डर ले लिया तो अब फॉलो अप बनाया जाएगा। फॉलोअप में क्या होगा, हम ना हमारी ये जिम्मेदारी है कि अब सेल होने के बाद उस कस्टमर का अच्छे से ध्यान रखें, उसे आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करें। अगर वहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है, जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीद के लाए हो, तो अगर वो बाद में ख़राब हो जाती है तो आप कॉल करते हो ना और फिर बुलाते हो, ठीक है, वो चेक करके जाते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब कस्टमर से कनेक्ट रहना, उनसे पूरी सारी पेमेंट कलेक्ट करना, प्रॉपर डिलीवरी करना, इन सब को कहते हैं फॉलो अप करना। इन सब से होता क्या है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है, बार बार सेल वो आपसे ही करेगा अगर उसको अच्छा लगता है तो, और इससे लॉन्ग टर्म रिलेशन भी क्रिएट हो जाते हैं। तो ये एक सेलिंग प्रोसेस था, ठीक है। अब बात करते हैं सेलिंग प्रोसेस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी बुक में इनको 12 स्टेप में दिया गया था, लेकिन मैंने मर्ज कर इन्हें 7 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन भी है, इंपॉर्टेंट भी है और सही भी है, ठीक है। तो सबसे पहले सेलिंग प्रोसेस का जो स्टेप स्टार्ट होता है प्रोस्पेक्टिंग से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो सेलर होता है वो अपने लिए प्रोस्पेक्ट चूज कर रहा होता है, मतलब प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का मतलब होता है वो पॉसिबल कस्टमर ढूंढना जो फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीद सकते हैं। ऐसे क्लाइंट्स को हम प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स बोलते हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स की लिस्ट बनाई जाती है और ढूंढा जाता है, उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट ले सकते हैं, उनके बारे में रिसर्च की गई है। दूसरा, प्री अप्रोच करना। अब उनसे मिलने की पहले की तैयारी जो होती है उसे बोलते हैं प्री अप्रोच। कस्टमर से मिलने से पहले उसकी क्वालिफिकेशन चेक करना, सारी चीज़ें चेक करना। मैन का मतलब होता है क्या उनके पास पैसे हैं, क्या उनके पास पैसे हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, क्या उनके पास अथॉरिटी है अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए, क्या उन्हें उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ये फिल्टर लगा के अप्लाई करके चेक किया जाता है और फिर उसके बाद एक मीटिंग फिक्स करी जाती है। क्योंकि हो सकता है हम बच्चे को तो सेल नहीं कर सकते, ठीक है, ना तो उसके पास मनी होगी, ना ही अथॉरिटी होगी, ना ही उसको ज़रूरत होगी। तो अब प्रोस्पेक्टिंग करी है, लिस्ट बनाई है, तो ये भी चेक किया जाता है क्या लोगों के पास मनी है, अथॉरिटी है, नीड है उस चीज़ों की। फिर इन सबको चेक करने के बाद मीटिंग तय हो जाती है और फिर सबसे पहले फर्स्ट कॉन्टैक्ट किया जाता है अप्रोच में। अब
के अप्रोच करेंगे मिलने के लिए, इससे इंप्रेशन बनाएंगे, टाइम पर पहुंचेंगे, पोलाइटली इंट्रोडक्शन देंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यहीं पर मीटिंग होती है, वो भी टाइम पर अपने क्लाइंट के साथ। यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। वो होता है नेक्स्ट पॉइंट में, मतलब प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करना, दिखाना, समझाना, उसके सारे फीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में, क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो डेमो भी दिखा दो, और अगर ज़रूरत पड़े तो आगे के लिए मीटिंग भी फिक्स कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इस फोर्थ पॉइंट में की जाती हैं। प्रोडक्ट को दिखाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे लैपटॉप सेल किया जा रहा था तो यहाँ पे लैपटॉप को दिखाया जा रहा है। फिर उसके सामने वाले के बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, प्राइस को लेकर, क्वालिटी को लेकर, या ज़रूरत नहीं है, या सोच कर बताएंगे, कुछ भी वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है। अब सेल्समैन को यहाँ पर पेशेंसली जवाब देना है, सुनना है, कन्विंस करना है, समझाना है। ठीक है, सारी चीज़ें करने के बाद अब बारी आती है क्लोज करने की। सेल्स को बहुत स्मार्टली तरीके से क्लोज किया जाता है। आगे इसका टॉपिक है, वो पढ़ेंगे, हाउ टू क्लोज अ सेल। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्डर आपको दे ही देगा, वो मना भी कर सकता है, रिजेक्शन भी आ सकता है और कंफर्मेशन भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल फाइनल किया, ऑर्डर कंफर्म किया, पेमेंट एग्रीमेंट कंप्लीट किया, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और ये बहुत स्मार्ट तरीके से करना पड़ता है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं फॉलोअप में आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती है, उनसे फीडबैक लेते हैं, और कुछ खराबी वगैरह आ गई है तो सर्विसेज दी जाती है, रिकमेंडेशन दी जाती है, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने पर फोकस किया जाता है। इसे बोलते हैं हम सेलिंग प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को ढूंढेंगे, उनके साथ मिलने की पहले की तैयारी करेंगे, मिलेंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे, उनके सारे बातों को सुनेंगे, ऑब्जेक्शन को क्लियर करेंगे, फिर ऑर्डर कंफर्म होगा और फिर उनको आगे भी रिश्ते बनाएंगे। यही हो गया सेलिंग प्रोसेस। एक अच्छे सेल पर्सन में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर से ज़रूर आता है। तो सबसे पहले क्वालिटी होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड वो होना चाहिए, मतलब उसे लक्ष्य पर फोकस करना है कंपनी के। ठीक है, वो जितने भी टारगेट अपने लिए लेता हो कि इतनी सेलिंग उसे करनी ही करनी है, वो उसको अचीव करे। वो हमेशा कंपनी के गोल्स पर ध्यान रखे और रिजल्ट को बेहतर बनाने में कोशिश करता रहे। उसका फोकस हमेशा टारगेट कंप्लीट करना होना चाहिए, ना कि उसकी खुद की सैलरी का लालच। ठीक है, तो वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरा, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हर वक्त जब भी वो कस्टमर से बात कर रहा है, उसे खुद पर और प्रोडक्ट पर, दोनों पर विश्वास होना चाहिए। क्लियर बात करे, ट्रस्ट क्रिएट करे कस्टमर के साथ, और कस्टमर को कन्विंस भी कर ले, बिना हिचकिचाए वो प्रोडक्ट के हर एक फीचर के बारे में उसको एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, बायर तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उन सब के लिए तैयार वो तभी रहेगा जब वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तभी वो हर एक क्वेश्चन को टैकल कर पाएगा। ठीक है, तीसरा होता है उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। और कॉर्टियस का मतलब वो जब किसी के साथ हम इज्जत से, तमीज़ से पेश आते हैं ना, उसे बोलते हैं कॉर्टियस बिहेवियर। ठीक है, तो वो हमेशा काम रहना चाहिए। जितने भी कस्टमर के सवाल आ रहे हैं, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, उनको शांति से वो हैंडल करे। ठीक है, कस्टमर तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, एड़े टेढ़े सवाल भी पूछ सकता है, हमेशा उसे पोलाइट रहना है, काम रहना है। कस्टमर गुस्सा भी कर सकता है लेकिन वो नहीं कर सकता। ठीक है, फिर वो टीम प्लेयर भी हो, अपने जो कलीग्स है उनके साथ अच्छे से टीम के साथ कोऑपरेट करे, उनकी सुने, समझे, उनके साथ मिलकर अच्छे से काम करे और कोऑपरेशन से गोल्स को अचीव करे। अकेले में उसमें लालच नहीं होना चाहिए, टीम के साथ चल के रिजल्ट लेकर आए, टीम प्लेयर होना चाहिए। ठीक है, उसके प्रोडक्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में उसे सारे फीचर, उसके बेनिफिट, उसके यूज़, हर एक चीज़ प्रोडक्ट के बारे में उसे पता होनी चाहिए। ठीक है, कस्टमर के हर सवाल का जवाब वो कॉन्फिडेंटली दे। और उसकी प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, मतलब उसका जो बिहेवियर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और पॉजिटिव होना चाहिए। कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तभी बन पाएंगे जब उसका बिहेवियर अच्छा होगा। स्पिन सेलिंग जैसा कॉन्सेप्ट नील रैकम ने दिया था। ये एक सेल्स रिसर्चर थे। ठीक है, इन्होंने 35,000 से भी ज़्यादा सेल्स रिसर्च की थी। अब इन्होंने अपनी रिसर्च से ये पता लगाया कि जितने भी सेल पर्सन होते हैं सक्सेसफुल वाले, वो ज़्यादा नहीं बोलते, वो स्मार्ट क्वेश्चन पूछते हैं अपने बायर से और फिर उसको लपेटे में ले लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमें स्पिन सेलिंग सिखाता है। स्पिन सेलिंग क्या है? एक क्वेश्चन बेस्ड सेलिंग टेक्निक है जहां पर सेल पर्सन बहुत स्मार्टली क्वेश्चन करता है अपने कस्टमर से। सबसे पहले वो प्रॉब्लम फील करवाता है और अपने प्रोडक्ट को एज अ सोल्यूशन पेश करता है, और ये ज्यादातर B2B केसेस में अपनाई जाती है। अब इसको डिटेल में समझते हैं स्पिन सेलिंग होती क्या है। तो सबसे पहले आता है सिचुएशन क्वेश्चन। एस से आता है सिचुएशन क्वेश्चन। सिचुएशन क्वेश्चन में जो सेलर होता है ना, वो बायर से, मतलब कस्टमर से ना, सिचुएशन जानने की कोशिश कर रहा होता है, बेसिक सी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, उसकी करंट कंडीशन क्या है उसको समझ रहा होता है। जैसे वो पूछ रहा होता है, आप अभी क्या सिस्टम यूज कर रहे हो, आप कितने एम्प्लॉइज हो, कितने ऑर्डर हैंडल कर लेते हो, मतलब आप अपनी जो इन्वेंट्री मैनेज करते हो वो कौन से मेथड से करते हो, मतलब मैनुअली करते हो या एक्सेल का यूज करते हो। अब आप सोच रहे होंगे ये इन्वेंट्री क्यों मैनेज कर रहा है, ये तो कस्टमर है। मैंने बताया ना, ये जो सेलिंग होती है वो ज्यादातर B2B के साथ होती है, मतलब ये भी बिजनेस और ये भी बिजनेस। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ एज अ कस्टमर है तो वो इसकी सिचुएशन जानने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसके
बाद ये पूछता है प्रॉब्लम क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या पूछेगा? अब वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो कस्टमर है वो अपनी प्रॉब्लम बताने पर मजबूर हो जाए। जैसे अब सेलर पूछ रहा है, क्या कभी इस मेथड में कभी गलती हुई है, कभी एरर हुआ है? जैसे इसने बोला था ना कि मैनुअली हम सारी इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, तो ये बोल रहा है क्या इस मेथड में कभी गलती नहीं होती, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, स्टाफ को डिफिकल्टी नहीं होती, ये स्टॉक कभी मिसमैच नहीं होता क्या अगर आप एक्सेल का यूज ही नहीं कर रहे हो, मैनुअली कर रहे हो? तो इसने बोला हाँ होता है, कई बार होता है। बस यहीं से, जैसे इसने बोला हाँ होता है, कई बार होता है, यहीं से सेल शुरू हो जाती है। ठीक है, इम्प्लीकेशन क्वेश्चन में ये ना प्रॉब्लम के नुकसान दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि मतलब इस प्रॉब्लम के कितने सारे डिसएडवांटेज है, कस्टमर को रियलाइज करवाता है कि प्रॉब्लम छोटी नहीं है। जैसे ये बोल रहा है अगर स्टॉक गलत हो जाए तो लॉस नहीं हो जाएगा, कस्टमर की कंप्लेन आएगी, टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी स्टोर की इमेज खराब हो जाएगी। सपोज करो कि आपने इतना स्टॉक मेंटेन किया है और वो खत्म हो जाए और कस्टमर ने जैसे ही वो ऑर्डर कर दे और आपको मना करना पड़े, तो ऐसे में तो आपकी स्टोर की इमेज गिर जाएगी, सेल्स का भी नुकसान होगा। तो ये बोलेगा हाँ होगा तो सही, इससे लॉस तो होगा, ज़रूर होगा। यहाँ ना ये अपनी प्रॉब्लम को समझने लग रहा है। फिर आता है नीड पे ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें ना कस्टमर खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ रहा होगा, सॉल्यूशन मांग रहा होगा, उसे सॉल्यूशन यूजफुल लगने लगेगा। वो सोचने लगेगा अगर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो कितना फ़ायदा नहीं होगा, टाइम भी बचेगा, काम भी अच्छा चलेगा और मेरी स्टोर की इमेज भी खराब नहीं होगी। और फिर ही अचानक से हमारे सेलर भाई साहब बोल पड़ेंगे अगर आपका सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाए और स्टॉक कभी गलत ही ना हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कस्टमर खुद बोलेगा हाँ भाई फ़ायदा तो होगा। फिर तभी ये बोल पड़ेगा सर हमारी जो कंपनी है ना यही सॉफ्टवेयर का काम करती है, सर आपका बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, सेल ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। यहाँ पर अब बात करते हैं सेल्स को कैसे क्लोज किया जाता है, हाउ टू क्लोज अ सेल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए समझा रही हूँ। ये सेलिंग प्रोसेस का 6 पॉइंट है, उसको इलेबोरेट कर दिया गया है, डिटेल में समझाया गया कि सेल को कैसे क्लोज करना चाहिए कि कस्टमर ऑर्डर आपको दे ही दे, ठीक है, वो रिजेक्ट करके ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये अज्यूम करके चलना है कि कस्टमर खरीदने के लिए रेडी है। आपको ऐसे बात करनी है कि कस्टमर रेडी है लेने के लिए। आप ना ये ना पूछ कर जैसे कि सर लेंगे या नहीं, ये मत पूछो, साफ पूछो सर आप ब्लैक कलर लेंगे या ब्लू कलर। ऐसे में कंफ्यूज हो जाता है कस्टमर। ठीक है, आइडेंटिफाई बाइंग सिग्नल। आइडेंटिफाई बाइंग सिग्नल का मतलब बाइंग सिग्नल पहचानो, कस्टमर के वर्ड, एक्सप्रेशन, इंटरेस्ट को समझो। ठीक है, जैसे कस्टमर ने बोला इसकी बैटरी कितनी चलेगी सर, तो ये बाइंग सिग्नल है। ठीक है, ये बाइंग सिग्नल है, लेना चाहता है वो। तीसरा कि रोल प्ले के थ्रू प्रैक्टिस करो ताकि आपकी जितनी भी सेलिंग स्किल्स है वो इनहैंस हो, इंप्रूव हो। जैसे आपका कोई दोस्त है उसको कस्टमर बना के मोबाइल बेचने की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये 4th पॉइंट छोड़ दो। नेक्स्ट है आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सेल पर्सन हो, जितने भी जानकारी है आपको पता होना चाहिए। आपके कस्टमर ने आपसे पूछ लिया इसमें वारंटी है सर, तो आप तुरंत बता पाओगे अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। हाँ जी सर 2 साल की वारंटी है सर। नेक्स्ट है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना। ठीक है, प्यार से क्लियर तरीके से बात करो, रफ टोन नहीं होनी चाहिए। सर प्लीज़ देखिए ये आपके काम का है या नहीं। ठीक है, अदर की स्टोरीज से सीखो। जितने भी आपके सीनियर्स हैं ना, दूसरे सेल पर्सन है ना, उनके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करो। यूज रिलेटेड सेलिंग, मतलब कि रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करो। जैसे कि किसी ने मोबाइल खरीदा है तो उसके साथ कवर, टेम्पर ग्लास बेचने की कोशिश करो। ठीक है, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है रिटेल प्रमोशन। इस वाली इमेज में आपको दिख रहा है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, फ्लैट 50% ऑफ दिया गया है विंटर वियर पर। ठीक है, तो ये एडवर्टाइज किया गया है अपने प्रोडक्ट को। यहाँ पर देखो इस वाली इमेज में शॉप के बाहर बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है और उस पर लिखा है बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, तीसरी इमेज देखो, इसमें ग्लास में मैनिक्विन्स को नई नई ड्रेसेस, लहंगे पहनाए गए हैं ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सके। चौथा देखो, फेस्टिवल सीजन चल रहा था, फेस्टिव सेल दे दी उन्होंने 30% ऑफ करके सारे आइटम्स पर। ठीक है, नेक्स्ट इमेज देखो, इसमें पीओपी डिस्प्ले बोलते हैं इनको। ठीक है, जो अट्रैक्ट करने के लिए लगाए गए होते हैं स्टोर पर ताकि आप देखते ही तुरंत खरीद लो। ठीक है, ये स्पेशल कार्डबोर्ड के फ्लोर स्टैंड होते हैं, इन्हें पीओपी डिस्प्ले बोलते हैं। इन सारी इमेज में अलग अलग तरीके का यूज कर रहा है रिटेलर, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कर रहा है, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी और पर्सनल सेलिंग कर रहा है ताकि वो अपने स्टोर को और अपने स्टोर के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके और एक डिमांड क्रिएट करवा सके और आपको बाय करने के डिसीजन तक गाइड कर सके। कहने का मतलब आपको एक रिटेलर अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है कि आप वो चीज खरीद लो, उससे ही हम कहते हैं रिटेल प्रमोशन। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है रिटेलर क्या कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है अपने स्टोर और अपने प्रोडक्ट का। अब इसके फीचर पढ़ लेते हैं। उसके पास ऐसे बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स है, जैसे कि अभी हमने बहुत सारी इमेजेस देखी, एडवर्टीजमेंट भी कर रहा है, सेल्स प्रमोशन भी कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, एड, बैनर, ऑफर, इन सब का यूज करके वो अपने प्रोडक्ट एंड शॉप को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, यही दूसरा फीचर हो गया कि इसमें वो अपने स्टोर और प्रोडक्ट को प्रमोशन करता है। यहाँ पर ना
अब रिटेलर की इमेज और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। लोग सोचते हैं ये शॉप तो जेन्युइन है और ऑफर भी देती है, बहुत बढ़िया शॉप है, ठीक है। तो रिटेलर की इमेज भी बढ़ती है और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। वो यहाँ पर एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना पाता है, स्टाफ डायरेक्टली बात करके उनको कन्विंस कर पाता है। तो ये सारे फीचर थे किसके, रिटेल प्रमोशन के। अब बात करते हैं ये जो रिटेल प्रमोशन किया गया इसके क्या रोल है। वैसे तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे रोल लिखे हैं, इसके क्या रोल है, क्या फ़ायदे हैं, लेकिन 4 पॉइंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ना हम कस्टमर को जानकारी देना चाहते थे, इन्फॉर्म करना चाहते थे अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में, उनके प्राइजेस के बारे में, जो जो ऑफर चल रहे थे उन सब के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। इसलिए हमने मैनीक्विंस, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर पोस्टर लगाया था, ठीक है, ताकि स्टोर और सर्विसेज के बारे में हम लोगों को अवेयर कर सके। जैसे कि हमने एक पोस्टर लगाया जींस की जो स्टार्टिंग है वो ₹599 से, तो ऐसे में लोग अवेयर हुए, उन्हें उस प्रोडक्ट का प्राइस पता लग गया, ठीक है। फिर दूसरा है परसुएडिंग कस्टमर। परसुएड करने का मतलब होता है राजी करना, मनाना, कन्विंस करना। बहुत सारे डिस्काउंट और स्कीम से हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो सामान को खरीद ले, ठीक है, उन्हें उकसा रहे हैं। पर्सनल इंटरेक्शन से चॉइस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनकी, ठीक है, उनको कन्विंस कर ले रहे हैं। तीसरा, हम उनको रिमाइंड करवा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, जितने भी ऑफर्स चल रहे हैं ना, ऑनगोइंग ऑफर चल रहे हैं ना, उनको याद दिला रहे हैं। होर्डिंग्स के थ्रू, एड के थ्रू, पब्लिसिटी से उनकी मेमोरी में वो चीज़ डाल रहे हैं। जब आप रोज़ अपने घर से निकलोगे और सेम बैनर देखोगे तो आपको पता लगेगा इस मॉल में बच्चा, अच्छा इस मॉल में सेल चल रही है, मुझे खरीद लेना चाहिए। वो आपको रिमाइंड करवा रहे हैं और अपनी स्टोर की इमेज को भी इंप्रूव कर रहे हैं। पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं, ट्रस्ट और गुडविल बढ़ा रहे हैं अपनी। क्लीन शॉप, अट्रैक्टिव पोस्टर, पोलाइट स्टाफ, इन सारी चीज़ों से अपनी स्टोर की इमेज को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये सारे फायदे हैं, ये सारे रोल है रिटेल प्रमोशन के। अब बात करते हैं रिटेल प्रमोशन मेथड के बारे में, ठीक है। मेथड का मतलब वो तरीके, ठीक है, वो माध्यम, वो चैनल्स जिसके थ्रू एक रिटेलर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पा रहा है। उन्हीं मेथड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रमोशन कैसे किया जा रहा है, किन मेथड से किया जा रहा है, ठीक है, उसे बोलेंगे रिटेल प्रमोशन मेथड। आगे टाइप्स भी आएंगे, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। तो मेन यहाँ पे हेडिंग्स के साथ पढ़ेंगे, मेन भारी भरकम चीज़ है। अब ये सारे तरीके हैं, ये सारे टूल्स हैं जिसकी मदद से एक रिटेलर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है। जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, ये पेड फॉर्म होती है, जो भी एडवर्टीजमेंट करवाता है उसे पैसे देने पड़ते हैं और ये नॉन पर्सनल मैसेज होता है। मतलब यहाँ पे पर्सनली किसी एक पर्सन को टारगेट ना करके हम लार्ज ऑडियंस को टारगेट करते हैं। अब जैसे टीवी पर ऐड आता है, वो टीवी पर ऐड बहुत सारे लोग देखते हैं, किसी एक ने पर्सनली लेवल पर ये टारगेट नहीं किया, क्या किसी एक ने नहीं देखा, वो बहुत सारों ने देखा, इसलिए इसको नॉन पर्सनल बोला जाता है, ठीक है। ये जो एडवर्टाइजिंग होती है वो हम न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग को, अभी यहाँ मैं ऊपर से मेथड बता रही हूँ बस रिटेल प्रमोशन के। फिर आता है पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी जो है ना वो फ्री में हो जाती है, इसको कोई भी थर्ड पार्टी या तो पब्लिक या फिर कोई मीडिया वगैरह कर देती है, ठीक है। किसी एक कंपनी के बारे में, उसकी इमेज के बारे में बताना। जैसे आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप फ्री में पब्लिसिटी कर देते हो उस प्रोडक्ट की, ये स्टोर है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, या फिर मीडिया उस चीज़ को कवर कर लेती है। यहाँ पर कोई भी सेलिब्रिटी आया है, ठीक है, ऐसे में सेलिब्रिटी अब आया था तो वो जगह की जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और यहाँ पे अपने आप पब्लिसिटी हो जाएगी। तो ये फ्री फॉर्म होती है। फिर आता है VMNSD। विजुअल मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है दुकान को इतना अट्रैक्टिव बना देना कि कस्टमर अंदर आने पर मजबूर हो जाए। उसका डिज़ाइन हो गया या फिर सामान को इस तरीके से लगा देना, जैसे मैनीक्विंस पर ट्रेंडी आउटफिट्स, ब्राइट लाइट्स लगाई जाती है ना, ताकि कस्टमर देखते ही अंदर आ जाए, तो उसे बोलते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड स्टोर डिज़ाइन। फिर आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन जो है ना वो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है, एक ऐसी एक्टिविटी जिससे हम तुरंत सेल्स बढ़ा सकते हैं, तुरंत के तुरंत ही। जैसे बाय वन गेट वन दे दिया, जब ये वाला ऑफर देंगे तो लोग खरीदेंगे, ठीक है। और ये ना जो सेल प्रमोशन है ना, अभी नहीं लिया तो मिस हो जाएगा, ऐसी अर्जेंसी सामने वाले के माइंड में क्रिएट कर देता है। जैसे बाय वन गेट वन है, वो आज ही के लिए है, टुडे ओनली, तो कस्टमर सोचता है बाद में लूंगा तो महंगा पड़ेगा, अभी खरीद लेता हूँ। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, सेल्स प्रमोशन के अंदर। फिर आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये सारे मेथड थे, वो तरीके थे, माध्यम थे जिसकी वजह से एक रिटेलर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पा रहा था। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिटेल प्रमोशन, ठीक है। अब देखो वो मेन तरीका बताया था मैंने जिससे एक रिटेलर अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहा था। वो एडवर्टाइजिंग भी कर सकता था, उसके पास सेल्स प्रमोशन का भी ऑप्शन था, उसके पास पब्लिसिटी भी कर सकता था, उसके पास पर्सनल सेलिंग का भी ऑप्शन था। वो अलग अलग तरीके थे। बट अब इस टॉपिक में पूछ रहा है टाइप्स के बारे में, अलग अलग रिटेल प्रमोशन के टाइप्स क्या होते हैं। देखो ये सारे ना सब पार्ट्स हैं उन्हीं के। सबसे पहले आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट देना,
जैसे कि प्रोडक्ट की प्राइस की कुछ परसेंटेज में या रुपयों में हम छूट दे सकते हैं बायर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो हमसे सामान खरीदे। अर्जेंसी बने, सेल्स तेज हो, इसलिए हम एंड सीजन ऑफ सेल का चल रहा था तो 30% ऑफ दे दिया, ठीक है। अब जो भी सामान 1000 का था वो 700 रुपये में दे दिया, तो ऐसे में कस्टमर जल्दी से तो खरीदेगा ही खरीदा, क्योंकि उसे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। बोगो ऑफर का मतलब होता है बाय वन गेट वन फ्री देना। जब एक बहुत बड़ी शैम्पू की बोतल के साथ छोटी शैम्पू की बोतल फ्री मिलेगी तो उन्हें एक्स्ट्रा वैल्यू फील होती है और वो फिर आपकी दुकान से परचेज करेंगे, और ऐसे में ओल्ड स्टॉक जो भी आपके पास होता है वो भी निकल जाता है। तीसरा है कूपन्स। कूपन्स का मतलब उनके नेक्स्ट परचेज पर डिस्काउंट देना। जैसे अगर बिल 1000 का है, ठीक है, 1000 से ऊपर का बिल है तो आपको उस पर 100 रुपये का कूपन मिलेगा आपकी नेक्स्ट शॉपिंग के लिए, वो भी इसी दुकान से। जब नेक्स्ट शॉपिंग करोगे तो आपको 100 रुपये की छूट मिलेगी, उसे कहते हैं डिस्काउंट। नेक्स्ट परचेज उसे कहते हैं कूपन। नेक्स्ट परचेज पर डिस्काउंट वाला वाउचर देना, ठीक है। फिर आता है टारगेट मार्केटिंग। ये सारे ही ना सेल्स प्रमोशन का पार्ट है, बस इसमें ये पर्सनल सेलिंग प्लस सेल्स प्रमोशन दोनों है, बाकी सारी ये सेल्स प्रमोशन का पार्ट दिया गया है। टारगेट मार्केटिंग क्रॉस सेलिंग में क्या होता है, हम क्रॉस सेल कर रहे हैं, कस्टमर ने जो खरीदा है ना उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ उसे ऑफर कर रहे हैं। जैसे उसने फ़ोन खरीदा तो उसके साथ उसकी बिल वैल्यू बढ़ाने के लिए हम उसे कवर भी चिपका रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे पर्सनली सेलिंग हो रही होगी तभी तो हम उसे ये ऑफर दे रहे हैं, तो यहाँ पे पर्सनल सेलिंग और सेल प्रमोशन दोनों है। फिर है प्रोडक्ट का गिव अवे करना। ये तो यूट्यूब पे आप इतना देख चुके हो कि आपको समझ में आ गया। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल है यूट्यूबर का कि उन्होंने बोला था अगर 10 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवा देते हो, वो भी आज ही में, तो ऐसे केस में आपको एक गिव अवे किया जाएगा, कुछ दिया जाएगा, ठीक है। फ्री कुछ देना, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट गिव अवे करना। लॉयल्टी पॉइंट्स का मतलब होता है हर परचेज पर आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट्स को बाद में आप रिडीम करवा सकते हो। जैसे आपने 100 रुपये की शॉपिंग करी है तो 100 रुपये पे आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, तो आगे उन पॉइंट को आप रिडीम करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा इन पॉइंट्स की वजह से। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। तो आपने बहुत सारे एड्स टीवी पर चलते हुए, यूट्यूब पर चलते हुए, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे। न्यूज़पेपर में ऐड दिया होता है, टीवी में ऐड आ रहा होता है, यूट्यूब पे ऐड आ रहा होता है। ये सब क्या है, ये एडवर्टाइजिंग ही तो है, जिसको पैसा देकर करवाया जा रहा है। तो ये क्या है, पेड फॉर्म है, और ये नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है। नॉन पर्सनल का मतलब होता है किसी एक पर्सनली बंदे को हम टारगेट नहीं कर रहे, यहाँ पे हमारा टारगेट लार्ज ऑडियंस है। टीवी के थ्रू हम बहुत सारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे यूट्यूब पे जब ऐड आ रहा है तो बहुत सारे वो वीडियो देख रहे होंगे जो ऑडियंस टारगेट हो रही है। तो एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है जो कंपनी यूज करती है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब कोई भी नया प्रोडक्ट आया है, नया बिस्किट का पैकेट आया है, तो ऐसे में कंपनियां यूज करती हैं कि आपको प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में बताया जाए, ठीक है। और ये बहुत सारी मीडिया के थ्रू होती है। मीडिया मतलब चैनल्स, माध्यम, तरीके के थ्रू होती है। न्यूज़पेपर के साथ भी हम एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, मैगजीन में भी ऐड दे सकते हैं, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं एडवर्टाइज करने के लिए लोगों को, ठीक है। इसका मेन पर्पस होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो उस प्रोडक्ट को लेकर, उस सर्विसेज को लेकर, वो किस का प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, कितने रुपए का आता है, उसके क्या फायदे हैं, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में कस्टमर को पता लग सके और वो उस प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा सके। जैसे एक एग्जांपल के लिए एक मोबाइल शॉप है जो कि इंस्टाग्राम पर, न्यूज़पेपर में अपना खुद का नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है वो दिखा रही है डिस्काउंट देकर। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जैसे स्पेशल डिस्काउंट, उनके न्यू लॉन्च पर स्पेशल ये डिस्काउंट मिला है, यही तो एडवर्टाइजिंग है। ये बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद देखना, ये जो एडवर्टाइजिंग हमने करी है, टीवी पर, न्यूज़पेपर में ऐड हमने दिया है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो प्रोडक्ट बना रहा होता है, जिसका प्रोडक्ट होता है, उसकी सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, ताकि एडवर्टाइजिंग को देखकर लोग आएँ और प्रोडक्ट खरीदें। नए नए प्रोडक्ट जब लॉन्च होते हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है। उस ब्रांड को मार्केट में उसकी पहचान बनाने के लिए, रेपुटेशन बनाने के लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है। जब एडवर्टाइजिंग करते हैं बार बार, जब आपको हर जगह वो ब्रांड दिखने लगती है, तो उसकी विजिबिलिटी मार्केट में बढ़ाने के लिए भी एडवर्टाइजिंग करी जाती है, ताकि आपके माइंड में रहे और आपको याद रहे, ठीक है। तो ये फायदे होते हैं एडवर्टाइजिंग के। अब बात करते हैं होलसेलर और रिटेलर को एडवर्टाइजिंग का क्या फायदा है। उनको फायदा ये है कि उनकी जो सेलिंग है वो ईजियर हो जाती है, क्योंकि कस्टमर को पहले से उस ब्रांड के बारे में पता है, वो कैसे सेल कर रही है, उस पर विश्वास करता है, वो खुद ही जानता है, तो इन्हें इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़ते और इनकी सेलिंग ईजी हो जाती है, इन्हें कन्विंस नहीं करना पड़ता। और इनका जो प्रोडक्ट रखा होता है इनके स्टोर्स में, वो भी जल्दी जल्दी, टर्नओवर का मतलब होता है निकलना, ठीक है, सेल होना, खत्म होना, तो स्टॉक टर्नओवर रेट जो होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट के साथ अवेयर है, ठीक है। इनको भी कहीं ना कहीं उन एडवर्टाइजिंग से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कैसा प्रोडक्ट है, उसके बेनिफिट फीचर के बारे में पता लग जाता है, और कस्टमर फुटफॉल बढ़ता है। फुटफॉल, ठीक है, डबल हो। फुटफॉल बढ़ने का मतलब वही कि इनके स्टोर में ज़्यादा लोग विजिट कर पाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐड पहले से ही देख रखी होती है। अब बात करते हैं कंज्यूमर का एक ऐड से क्या फ़ायदा है। कंज्यूमर को बहुत सारी बातें प्रोडक्ट के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में ऐड से पता लगती है। वो अपने शॉपिंग टाइम को बचाने के लिए
इससे कस्टमर का शॉपिंग टाइम भी बचता है। कहने का मतलब अब उन्होंने ऐड देखा था, जो सेंसोडाइन है वो ना झंझनाहट से बचाता है, ठीक है? तो ऐसे में उन्हें पता है कि झंझनाहट से कौन बचा रहा है और उनकी तकलीफ क्या है, तो ऐसे में उन्हें ज़्यादा सोचने की, प्रोडक्ट सर्च करने की, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने ऐड देखा हुआ है, वो तुरंत आके खरीद लेंगे। नेक्स्ट है, वो अलग अलग कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन कर पाते हैं कि कौन सा उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। ऐड के थ्रू वो कंपेयर कर पाते हैं ईजिली कि उनके लिए कौन सा बेस्ट है, और इससे वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में भी पता लगा पाते हैं कि प्रोडक्ट स्टोर में अवेलेबल है या नहीं है। ऐड के थ्रू हमें पता लग जाता है, ठीक है? और अब बात करते हैं इससे सेल्समैन के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे सेल पर्सन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में पहले से जानते हैं, ठीक है? यहाँ पे ना कस्टमर से बात करना और कॉन्टैक्ट बनाना ईजी हो जाता है, उनको समझाना कम पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ऐड देखी होती है। यहाँ पर ना उनकी जो सेलिंग है वो भी इफेक्टिव हो जाती है, जल्दी डील क्लोज हो पाती है, क्योंकि वो पहले से ही थोड़ा बहुत समझ आ चुका है उसे प्रोडक्ट के बारे में, कैसा प्रोडक्ट है, क्या फ़ायदे देता है। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लीड क्रिएट होती है, क्योंकि ऐड देखकर लोग इंटरेस्टेड होते हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो लीड भी ज़्यादा बनती है। तो अब बात करते हैं इससे सोसाइटी के क्या फ़ायदे। तो सबसे पहले बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो पाती है। एड एजेंसी जो ऐड बनाती है, ठीक है, अब उसके अंदर बहुत सारे राइटर की जॉब, ठीक है, जो ऐड पब्लिश कर रहा है उसकी जॉब, सेल्स की जॉब, बहुत सारी जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो पाती है एक ऐड की वजह से। दूसरा कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो पाता है, क्योंकि ऐड देखकर लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, और हमारा फिर जीडीपी भी ज़्यादा होगी। इससे लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बेटर हो पाते हैं, क्योंकि वो एडवर्टाइज देख कर और ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधार पाते हैं। और लास्ट है कि लोगों की जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, आसान हो जाती है, क्योंकि उन्हें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगता है। जैसे झंझनाहट के लिए उन्हें पता लग गया सेंसोडाइन है, तो ऐसे में अब उनकी लाइफ आसान हो जाएगी, जो उनको प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी, चॉइस और इन्फॉर्मेशन उनको बेहतर मिलने लगेगी। अब बात करते हैं बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग के बारे में, ठीक है? आप जो मोटा मोटा समझते हो ना एडवर्टाइजिंग को, जैसे टीवी पर ऐड दिखाना, न्यूज़पेपर में ऐड देना, रेडियो में ऐड देना, बस इनको छोड़कर जो बाकी की चीज़ें बच जाती हैं वो आता है बिलो द लाइन में। नहीं समझ में आया, अभी समझाती हूँ। एडवर्टाइजिंग के बजट को ना दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है अबव द लाइन और एक बांटा जाता है बिलो द लाइन। अबव द लाइन में ऐसी चीज़ें आती है जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, जैसे कि टीवी पर ऐड दिखाना, जिसमें मास मीडिया का यूज़ किया जा रहा है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के थ्रू जो ऐड दिखाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारा पैसा भी लग रहा है, मास मीडिया का यूज़ भी हो रहा है और बहुत सारी ऑडियंस कवर हो रही है, ऐसी एडवर्टाइजिंग को हम बोलते हैं अबव द लाइन। इसके अलावा जो प्रमोशन जिसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर का यूज़ नहीं किया जाता, ऐसी मास मीडिया का यूज़ नहीं किया जाता, ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग। एग्जाम्पल से अभी समझाऊंगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो फोकस होता है वो डायरेक्ट टारगेटेड कस्टमर होता है, उसके साथ ही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? जैसे हम एडवर्टाइजिंग, जब टीवी में ऐड आती है तो इसमें लार्ज ऑडियंस कवर हो रही है, मास मार्केट कवर हो रही है, एक ही बार में बहुत सारी ऑडियंस कवर हो जाती है। लेकिन बिलो द लाइन ऐसी एडवर्टाइजिंग है जिसमें हमारा जो फोकस है वो डायरेक्ट वही कस्टमर है, टारगेटेड कस्टमर है, ठीक है? उसे बोलते हैं बिलो द लाइन प्रमोशन, ठीक है? इसमें डायरेक्ट कस्टमर कॉन्टैक्ट बन पाता है, बेटर एंगेजमेंट के लिए कंपनी सीधा कस्टमर से बात करती है। जैसे मॉल में ना प्रमोटर है, वो आपको शैम्पू का सैंपल दे रहा है, ठीक है? आपके साथ बेटर एंगेजमेंट हो, इसलिए डायरेक्ट आपसे ही कॉन्टैक्ट कर रहा है। इसमें जो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है उसी पर फोकस होता है। इसमें पूरी मार्केट को कवर नहीं कर रहे, जैसे टीवी में ऐड आता है वो पूरी मार्केट को कवर करता है, नहीं, जो काम के हैं ऑडियंस उन्हीं को हम टारगेट कर रहे हैं। इसमें कॉस्ट भी कम लगती है, खर्चा भी कम लगता है और इसका हाई इम्पैक्ट भी पड़ता है। टीवी पर ऐड देंगे तो महंगा पड़ेगा, पर वही ऐड को अगर हम पैम्पलेट, एसएमएस या सैंपल के थ्रू देंगे तो उसकी कॉस्ट कम आने वाली है। और ऐसे चीज़ों को हम इमीडिएट मेजर भी कर सकते हैं, कितने लोगों ने उसको यूज़ किया तुरंत पता चल जाएगा उनका फीडबैक लेके। जैसे कि हमने कूपन दिए हैं, ठीक है, कितने लोगों ने उसे तुरंत यूज़ किया है वो हमें तुरंत पता लग जाएगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, देखो इसको चाहे आप एग्जाम्पल्स की तरह ले लो बीटीएल के एडवर्टाइजिंग के, या फिर टेक्निक्स की तरह ले लो। अब ये मेन टेक्निक्स हैं बीटीएल एडवर्टाइजिंग की। बीटीएल एडवर्टाइजिंग क्या होती है? सेल्स प्रमोशन का मतलब वो शॉर्ट टर्म ऑफर्स जिससे हम तुरंत एक कस्टमर्स को खरीदवाने पर मजबूर कर सकते हैं, हम सेल्स को तुरंत बढ़ा सकते हैं। ऐसे शॉर्ट टर्म ऑफर को, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। जैसे डिस्काउंट देना, कूपन देना, फ्री सैंपल देना, बाय वन गेट वन फ्री देना, इससे हमारी जो सेल्स होती है तुरंत बढ़ जाती है। बाकी इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, ठीक है? अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम सीधा कस्टमर से फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू या घर तक डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, एसएमएस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, ब्राउचर्स के थ्रू, कैटलॉग्स भिजवा रहे हैं, पैम्पलेट्स दे रहे हैं, ठीक है? आज ही 20% ऑफ है सिर्फ आपके लिए, घर पर फर्नीचर का कैटलॉग भेज दिया। यही तो होती है डायरेक्ट मार्केटिंग करना, डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करना। पब्लिक रिलेशन मतलब पब्लिक के साथ रिलेशंस बनाना, ब्रांड की पॉजिटिव इमेज बनाना पब्लिसिटी के थ्रू। अब यहाँ पे पैसा देने की जरूरत नहीं है, ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रेस रिलीज, मीडिया कवरेज, इवेंट्स, एक खुद ऐसी चीजें हैं जो कि पब्लिसिटी लोगों द्वारा करवा देंगे। कंपनी ने ट्री प्लांटेशन करी है, न्यूज में कवरेज मिल जाएगी भाई कि कंपनी ने ट्री प्लांटेशन करी है, कितनी अच्छी कंपनी है। ऐसे में फ्री में उसकी मार्केटिंग हो जाएगी।
जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, प्रोडक्ट लॉन्च पर लोकल मीडिया बुला के उसको कवर कर दिया। तो ऐसे में ट्रस्ट एंड गुडविल बढ़ती है और पब्लिक के साथ रिलेशन क्रिएट होते हैं। पर्सनल सेलिंग अभी आप पढ़कर ही आए हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है बायर और सेलर की। अब स्पॉन्सरशिप तो आपको बहुत अच्छे से मालूम ही होगी, इवेंट्स में, स्पोर्ट्स में, फेस्ट में, इन सब में ब्रांड का नेम जोड़ा जाता है। जैसे अब कोई भी आईपीएल वगैरह हो रहा है, उसमें पेप्सी का आप देखते हो ना, पेप्सी के कितने बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, स्टेज बैकड्रॉप, टी शर्ट पर भी, स्टॉल पर भी, लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट्स पर बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए किसी कंपनी के, कॉलेज फेस्ट का मेन स्पॉन्सर। ऐसे में क्या होता है, जो ब्रांड विजिबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है, हम ना उस इवेंट के साथ एसोसिएट कर पाते हैं, उसे बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं या टेक्निक्स हैं जो किसका पार्ट है, बीटीएल का पार्ट है। इसी को हम बोलते हैं बीटीएल एडवर्टाइजिंग। अब बात करते हैं स्टोर मैनेजमेंट के बारे में। देखो ये जो स्टोर है ना, इसके अंदर जो ओनर होगा ना, उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा भाई स्टोर के अंदर उसे कौन कौन से प्रोडक्ट रखने हैं, मैगी रखनी है, ब्रेड रखना है, बिस्किट रखना है, दूध रखना है, आखिर कितनी क्वांटिटी में रखना है और किस रेट पर वो बेचने वाला है, इन सब के रिगार्डिंग उसे प्लानिंग करनी पड़ती है। और भी उसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, शेल्फ पर लगाना पड़ता है, कौन सा सामान फ्रंट साइड पर लगाना है, कौन सा आइज लेवल पर लगाना है, ठीक है। सेल्फ पर सारी चीज़ें रखी जाती है अट्रैक्ट करने के लिए। फिर वो अपने स्टाफ को भी समझाता है कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है, कस्टमर को कैसे गाइड करना है। जैसे ही कस्टमर पूछे ब्राउन ब्रेड कहाँ रखा है, तो स्टाफ तुरंत स्माइल के साथ बता दे कि वहाँ रखा है, ठीक है। और जितना भी स्टॉक है उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब होता है सारे आइटम्स को खत्म होने से पहले मंगवा लेना, नया स्टॉक मंगवा लेना, ठीक है भाई। स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ओवर स्टॉक हो जाए, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि अंडर स्टॉक हो जाए। आपको जितने भी डिस्प्ले वाले काम है वो सारे करने, जितनी भी पॉपुलर आइटम्स हैं उनको अच्छे से हाईलाइट करना है शेल्फ पे। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ एक स्टोर के अंदर की जा रही है, इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को हम स्टोर मैनेजमेंट बोलते हैं। स्टोर मैनेजमेंट का मतलब आसान भाषा में स्टोर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और साथ में कंट्रोलिंग करना, ताकि इससे सेल्स भी बढ़ सके, कस्टमर भी हैप्पी हो सके और जितने भी काम हैं वो भी स्मूथ चल सके। इसके अंदर हमारी स्टोर की लोकेशन आती है, स्टाफ को गाइड करना, डिस्प्ले, स्टॉक और प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज स्टोर के लिए बनाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। इसे ही हमने बोल दिया स्टोर मैनेजमेंट। एक शब्द में बोलूँ, स्टोर की मैनेजमेंट करना, सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से करना। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे? इसका सबसे पहला फ़ायदा होगा कि इससे सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेगा। वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई अब लोगों को आसानी से सामान मिलने लगेगा, दिखने लगेगा, सही रेट पर, सही जगह पर सामान होगा, सही ऑफर के साथ होगा, तो कस्टमर तेज़ी से खरीदेगा और सेल्स बढ़ेगी, जिससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कस्टमर इससे सेटिस्फाई भी होगा क्योंकि उसे सामान को ढूंढना नहीं पड़ रहा, जल्दी मिल जा रहा है। स्टाफ भी उससे बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहा है, कस्टमर जो भी पूछ रहा है उसका तुरंत जो स्टाफ है ना वो बता दे रहा है उस रैक पे रखा हुआ है, तो उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाता है। प्रॉपर स्टॉक मूवमेंट हो पाती है, मतलब कि ना ही ओवर स्टॉक होता है ना ही शॉर्टेज होती है, क्योंकि हमने अच्छे से इन्वेंट्री को कंट्रोल किया है, स्टोर को मैनेज किया है। क्योंकि भाई अगर ओवर स्टॉक हो जाएगा, हम ज़्यादा सामान रख लेंगे तो उसको ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर हम शॉर्टेज करेंगे तो ऐसे केस में जो हमारा कस्टमर है वो खाली हाथ जाएगा और उसका एक्सपीरियंस भी खराब हो जाएगा। तो स्टोर मैनेजमेंट से प्रॉपर स्टॉक मूवमेंट भी हो पाती है, साथ ही साथ हमारा जो स्टोर है वो भी अट्रैक्टिव दिख पाता है, क्योंकि हमने सारे सामान को बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है। लोग देखकर ही अंदर घुस रहे हैं क्योंकि हमने इतने अच्छे से सारी चीज़ों को शेल्फ पर लगाया हुआ है। और इससे कस्टमर रिलेशनशिप भी अच्छा होता है। जब स्टाफ पोलाइटली बात करेगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से सही रेट पर सही जगह मिलेंगी, तो ऐसे में आप उनके साथ रिलेशनशिप भी बना पाओगे, वो आपकी ब्रांड के लिए लॉयल भी हो पाएगा और वापस से आपकी दुकान पर खरीदारी करने आएगा। तो ये सारे फायदे होते हैं स्टोर मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इन स्टोर प्रमोशन के बारे में। ऐसी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज जो कहाँ पर हो रही हैं, दुकान के अंदर हो रही हैं, जैसे कि ऑफर देना, डिस्काउंट, सैंपल, पोस्टर, डिस्प्ले, अनाउंसमेंट लगाकर कस्टमर को तुरंत उसी वक्त खरीदने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है और उसके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ताकि तुरंत सेल बढ़ सके। ऐसे प्रमोशन इन स्टोर प्रमोशन कहलाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मार्केटिंग मीडियम होती है जहाँ पर हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हमारे कस्टमर्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, तुरंत उस पॉइंट पर आकर कस्टमर खरीद लेता है, वो इम्पल्स बाइंग भी करता है। और कुछ प्रोडक्ट और मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ टॉकर होते हैं, जैसे कि एक शैम्पू की बोतल थी, उस पर लिखा था बेस्ट फॉर हेयर फॉल। अब उस शैम्पू की बोतल ने खुद ही बता दिया ये बेस्ट है हेयर फॉल के लिए, तो कुछ हो गए सेल्फ टॉकर, ठीक है, जो कि सेल्स को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। आखिर ये सारे प्रमोशन हम कर क्यों रहे हैं? तो ताकि हम कस्टमर को इन्फॉर्म कर सके प्रोडक्ट के बारे में, उसको राज़ी कर सके, कन्विंस कर सके, वो खरीदे, उसको बार बार याद दिला सके ये भी ब्रांड है, रिमाइंड करवा सके। बार बार जब डिस्प्ले होता रहेगा ना, डिस्प्ले होता रहेगा वो प्रोडक्ट, तो बार बार उसे याद आता रहेगा ये ब्रांड है, ताकि हम इमीडिएट सेल कर सके, ताकि इम्पल्स बाइंग करवा सके कस्टमर से, ताकि उसके शॉपिंग एक्सपीरियंस को बढ़िया कर सके, ताकि उसकी अट्रैक्ट कर सके अटेंशन को और उसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के सेटिस्फाई
कर सके, इस सारी वजह से हम इन स्टोर प्रमोशन करते हैं। अब बात करते हैं इन स्टोर प्रमोशन के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि फ़ायदों के बारे में और नुकसान के बारे में। तो ये सारे प्रमोशन हमने इसलिए किए थे ताकि हमारी सेल्स बढ़ जाए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा देखकर खरीदने की कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसे पता है अभी ऑफर चल रहा है, कल को शायद ना हो, इसलिए वो तुरंत खरीद लेता है। नेक्स्ट है, इससे कस्टमर की इंगेजमेंट भी बढ़ती है, वो इंटरेस्ट लेता है हमें। जब हम कॉन्टेस्ट, डेमो, टेस्टिंग करवाते हैं तो कस्टमर भी इन्वॉल्व हो पाता है, वो इम्पल्स बाइंग कर पाता है, वो चीज़ें जो वो खरीदने के लिए आया भी नहीं था ना, डिस्प्ले, सुंदर सी डिस्प्ले देखकर उसको भी बिना प्लान के खरीद लेता है। ठीक है कि इससे इन स्टोर प्रमोशन से आई कैचिंग अपील हो पाती है, डेकोरेशन, पोस्टर, लाइट, अटेंशन, ये सारा ही कस्टमर का ध्यान अट्रैक्ट करते हैं और इससे सेल्स ज़्यादा होती है। और कस्टमर वैल्यू मतलब कूपन, फ्री गिफ्ट से कस्टमर की वैल्यू फॉर मनी फील देना, ये सारे फायदे होते हैं इन स्टोर प्रमोशन के। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो देखो, नुकसान इसका ये है, जब हम ऐसे प्रमोशन बार बार करते रहते हैं ना, तो कस्टमर अब रुकने लगता है कि जब ऑफर आएगा तभी खरीदेंगे। तो जो रोजाना की जो रेगुलर सेल है ना, वो कम हो जाती है। दूसरा इसका नुकसान ये है, इमेज रिडक्शन। जब बार बार एक ब्रांड अपनी चीज़ों पर बार बार प्रमोशन करती है ना, तो लगने लगता है ये बेकार है, तभी तो इसका माल बिक नहीं रहा, तभी तो ये बार बार सस्ता दे देते हैं, 50% ऑफ दे देते हैं। उसके बारे में नेगेटिव इमेज बन जाती है बार बार के प्रमोशन से, क्योंकि आजकल लोग सस्ती चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि इससे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि डिस्काउंट देने से प्रॉफिट कम हो जाता है। ज़्यादा बिक्री पर भी, चाहे कितनी भी ज़्यादा बिक्री हो, उस पर भी कम ही मुनाफा होता है। नेक्स्ट है फोकस शिफ्ट हो जाना। फोकस कैसे शिफ्ट हो जाता है? कस्टमर क्वालिटी नहीं, सिर्फ ऑफर देखने लगता है। अब भाई जिस पे भी ऑफर मिलेगा मैं वही प्रोडक्ट ले लूँगा। अब उसकी जो ब्रांड थी वो कॉलगेट के साथ डील कर रहा था, लेकिन बाद में अब वो देख रहा है ऑफर पेप्सोडेंट पे चल रहा है, तो पेप्सोडेंट पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू स्टॉप प्रमोशन। जब हम ऐसे प्रमोशंस को रोक देते हैं ना, तो नेगेटिव रिएक्शंस आते हैं कस्टमर की तरफ से। कस्टमर नाराज हो जाते हैं, वो दूसरी ब्रांड पर स्विच कर जाते हैं क्योंकि हमें उस पर ऑफर नहीं मिला। तो ये सारे नुकसान होते हैं इन स्टोर प्रमोशन के। अब बात करते हैं प्राइस स्ट्रैटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पढ़ते हैं कैसे एक प्रोडक्ट का प्राइस सेट किया जाता है, प्राइस स्ट्रैटेजीज क्या है, डिफरेंट प्राइसिंग मेथड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है, शुरुआत में जब मार्केट में नया नया प्रोडक्ट आता है तो उसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रख दिया जाता है। जो लोग सबसे पहला नया प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो महंगे में उनको खरीदना पड़ता है, उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई भी नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता है मार्केट के अंदर तो उसका हाई प्राइस होता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे सस्ता हो जाता है। तो ऐसे प्राइस को बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। फिर आता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में शुरुआत में, क्योंकि मार्केट में घुसना है, एंट्री लेनी है, अपनी जगह बनानी है, इस वजह से शुरुआत में जो प्राइस होता है वो लो होता है, लेकिन बाद में इसका प्राइस हाई हो जाता है। जैसे आपने शुरुआत में देखा होगा जियो फ्री था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया क्विकली, उसके बाद उसका प्राइस हाई हो गया, उसे बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। फिर आता है मार्केट प्राइस पर ही खरीदना। ठीक है, जो मार्केट में प्राइस चल रहे हैं, नॉर्मली जो सब्जी और फलों का प्राइस चलता है, डिमांड ज़्यादा होने से, सप्लाई कम होने से जो करंट मार्केट प्राइस रख दिए जाते हैं उस पर ही बेचना, उसे बोलते हैं बाइंग एट मार्केट प्राइस। फिर आता है लॉस लीडिंग प्राइसिंग। इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, लॉस हो रहा है सामने वाले को, वो इस रेट पर बेच रहा है, या तो वो बहुत सस्ते में बेच रहा है या फिर वो ऐसे पैसों में बेच रहा है कि उसे लॉस झेलना पड़ रहा है, तो उसे बोलते हैं लॉस लीडिंग। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन ही बेवकूफ़ होता है जो ऐसी प्राइसिंग करता है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। शुरुआत में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लॉस लीडर प्राइसिंग करना पड़ता है, या फिर अगर आपके स्टोर में बहुत महंगे महंगे प्रीमियम आइटम है, उनकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमें छोटे मोटे प्रोडक्ट पर लॉस सहना पड़ता है। जैसे कि कस्टमर ना आपके स्टोर में आएगा सिर्फ उन प्रोडक्ट की वजह से जो बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं, फिर वो और प्रोडक्ट को, जो प्रॉफिट वाले आइटम होंगे, उनको भी देखेगा, अट्रैक्ट होगा और उनको भी परचेज करेगा, तो इससे कस्टमर ट्रैफिक बढ़ जाता है। मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप सेट्स बना देते हो, बंडल बना देते हो, उसके बाद एक प्राइस सेट करते हो जिससे ज़्यादा खरीदता है कस्टमर। जैसे कि आप अगर एक सोप बेच रहे थे, वो 20 रुपये में बेच रहे थे, अब 3 लेते तो ऐसे 60 के हो जाते, लेकिन आपने बंडल बना दिया कि आप अगर 3 सोप लेते हो तो 3 सोप का प्राइस 50 रुपये है, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग। फिर आता है सजेस्ट रिटेल प्राइसिंग। इसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो रिटेलर को सेलिंग प्राइस सजेस्ट करता है। वो कहता है कि मार्केट में इतना प्राइस चल रहा है, जैसे MRP 100 लिखी है तो आप 100 में ही बेचना, वो प्राइस बताता है। फिर आता है डिस्काउंट प्राइसिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, जितना भी उसका रेट है उसे थोड़ा सा कम में बेचना, या तो 20% ऑफ करके या 50% ऑफ करके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। तो कुछ परसेंट कम कर दिया जाता है ओरिजिनल प्राइस से, उसे बोलते हैं डिस्काउंट प्राइसिंग। फिर आता है फुल कॉस्ट प्राइसिंग। इसमें प्रोडक्ट को बनाने में जितनी भी कॉस्ट आई होती है, जितना भी खर्चा आया होता है, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट हो गया, या फिर अदर एक्सपेंसेस होते हैं, वो उन सब को, सारी कॉस्ट को जोड़कर फिर अपना खुद का मार्जिन सेट किया जाता है, अपना खुद का प्रॉफिट भी इंक्लूड करके एक इक्वल्स टू में एक प्राइस सेट किया जाता है। जैसे उसे बनाने में कॉस्ट लगी है 100 रुपये, तो अब उसमें खुद का भी उसने अपना प्रॉफिट रखा 100 रुपये और उसका प्रोडक्ट का प्राइस बन गया 200 रुपये। फिर आता है की स्टोन प्राइसिंग। की स्टोन प्राइसिंग में जो रिटेलर भाई साहब
साहब हैं वो होलसेलर से जितने रुपए का भी लाए हैं उससे डबल करके बेचते हैं। जैसे होलसेलर ने उसे 100 रुपए में दिया था कोई भी प्रोडक्ट, अब वो अपनी दुकान में उसे 200 रुपए में बेचेगा। ऐसी प्राइसिंग को हम कीस्टोन प्राइसिंग कहते हैं। प्राइस लाइनिंग का मतलब कि सेम प्रोडक्ट कैटेगरी को अलग-अलग प्राइस रेंज में बेचा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये वाली जो इस क्वालिटी की जितनी भी शर्ट्स हैं उनको हम 500 में बेचेंगे। इस क्वालिटी की जितनी भी शर्ट हैं, फीचर हैं, उसको हम 100 में बेचेंगे। और इस क्वालिटी की मतलब ये पहली लाइन 500 की, दूसरी लाइन 1000 की और तीसरी लाइन 2000 की। इसे बोलते हैं प्राइस लाइनिंग प्राइसिंग।